नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है आशीष और कुछ ही देर में हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ जाएंगे और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं और साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, जहां पर हम आपके सामने रखेंगे आज की आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति और साथ ही साथ क्या करें आप, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर आज देखने को मिल सकता है ये भी हम समझेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से। ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हलचल है इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है क्योंकि कल जहां पर हमने देखा था कि आईटी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था, पर आज किस सेक्टर की बारी है ये समझना काफी जरूरी है क्योंकि दोनों साइड ही ट्रेड के मौके मिल रहे हैं और कल अगर हम देखें तो जो ग्लोबल क्यूज है वो भी पॉजिटिव साइड ही आते हुए दिखे हैं। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। कल डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की बढ़त देखने को मिली, साथ ही साथ नैस्डैक में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो नहीं रही, पर देखते हैं आज आईटी अर्निंग्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। अगर बात करें कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो हिंडाल्को पर भी नज़र रहेगी आज, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ आने वाले नतीजों की तो एनएमडीसी, जीएसएफसी जैसे काउंटर्स पर भी आप नज़र रखिए और साथ ही मैक्रो डेटा पर भी आज फोकस रहेगा क्योंकि रिटेल महंगाई के आंकड़े जो है आज आते हुए दिखेंगे। देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ नंबर्स आएंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला है ओवरनाइट ग्लोबल बाजारों में। अभी फिलहाल एशिया बाजारों का क्या हाल है और अशेषा आपसे ही समझना चाहेंगे। कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली और जो तेजी का ट्रेंड है वो बरकरार है ग्लोबल मार्केट्स में, पर फिलहाल एशिया बाजारों का क्या हाल है? बिल्कुल, पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में जो तेजी दिखी थी वो कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30 अंकों की तेजी के साथ कारोबार, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो काफी मिले जुले संकेत है। निकाई यानी जापानीज मार्केट 0.5% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन कोरियन मार्केट्स में 1% की गिरावट दिखी है। चाइना और हांगकांग बाजारों से भी मिले जुले संकेत है। CSI 300 इंडेक्स में करीब 1% की तेजी दिखी है, तो एशियाई बाजारों से काफी मिले जुले संकेत। और गिफ्ट निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते की तेजी कल कंटिन्यू होती हुई नजर आई। डाउ जोन्स 0.7% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, पहली बार 44,000 के पार। वही S&P 500 में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी और नैस्डैक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर चौथे दिन लगातार बंद हुआ। वही यूएस फ्यूचर्स की आज सुबह बात करें तो वहां पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन याद रखिए पिछले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक थी जहां 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया गया और दिसंबर में फिर एक बार बैठक होगी और 70% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर में भी अनाउंस किया जाएगा। इस हफ्ते CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे अमेरिकी बाजारों से, लेकिन इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स की कुछ कमेंट्री भी आएगी, तो वहां से रेट कट के क्या संकेत निकल कर आते हैं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर क्या संकेत निकल कर आते हैं, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। टेस्ला में भी करीब 9% का उछाल दिखा ट्रंप की जीत के बाद। याद रखिए पिछले हफ्ते भी करीब 15 से 17% की तेजी दिखी थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी टेस्ला की तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। वही यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन था। डैक्स और कैक 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वही फुटसी में भी करीब 0.5% के से ज्यादा की तेजी दिखी। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। याद रखिए ट्रंप की जीत के बाद सोने और चांदी में करीब 4 से 5% की गिरावट दिखी थी, फिर एक बार रिबाउंड दिखा था, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार गिरावट दिखी। सोने की बात करें तो $2,620 पर आउंस के आसपास 2,800 टच करने के बाद फिसल चुका है ऑल टाइम हाई लेवल से। वही चांदी में भी कल करीब 3% की गिरावट दिखी।
कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ पर चाइना के स्टिमुलस मेजर्स जो अनाउंस किए गए वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिसका स्ट्रीट को लगता है कि चाइना में डिमांड बढ़ेगी नहीं। और याद रखें, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का, तो चाइना से नेगेटिव संकेत, उसका इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड मार्केट पर। और ब्रेंट क्रूड अब करीब $71.8 पर बैरल के आसपास। और WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ पर भी 3.5% की गिरावट दिखी है। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत है। अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन आज सुबह फ्यूचर्स के संकेत भी म्यूटेड ही निकल कर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ 24,250 के आसपास कारोबार। ठीक है, तो ये कुछ संकेत है जो कि ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है वॉच आउट करने के लिए। और अभी देखें तो एशिया बाज़ारों में भी मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, बट गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में शुरुआत की तैयारी कर रहा है, लगभग 30 अंकों की वहाँ पर तेज़ी है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पर इस बीच अगर हम देखें तो FIIs का जो ट्रेंड है बिकवाली का वो बरकरार है कैश मार्केट में, क्योंकि कल भी उन्होंने लगभग 2,306 करोड़ की बिकवाली की है कैश सेगमेंट में। और पूरे महीने से लेकर अब तक देखें तो यहाँ पर करीब 22,000 करोड़ के वो माल कैश सेगमेंट में बेचते हुए नजर आए हैं। इसी के सामने DIIs का सपोर्ट भी बरकरार है, लगभग 2,026 करोड़ की उन्होंने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। और साथ ही अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पर भी कल जो है एक बिकवाली हावी होती हुई दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में भी बिकवाली हावी थी। तो ये सभी डेटा को ज़रूर समझेंगे विस्तार से कि कैसे रीड करना है इसे, पर जो क्लियर ट्रेंड है वो यही निकल कर आ रहा है कि FIIs की बिकवाली बरकरार है। पर एक और बात आप गौर करेगा कि धीरे धीरे करके ये जो आंकड़े का फिगर है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो रहा है, क्योंकि 5-6 नवंबर के आसपास हम देखें तो 4,000-5,000 करोड़ तक ये आंकड़ा था, फिर 3,000, अब 2,000 के आसपास आया है। तो जो सेलिंग का फिगर है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो रहा है, ये एक गौर करने वाली बात ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि FIIs DIIs पोजिशनिंग अपनी किस तरीके से कर रहे हैं। और डिम्पी भी अब हमारे साथ है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो FIIs DIIs की पोजिशनिंग क्या है, कल से लेकर अब तक क्या कुछ उनकी पोजिशंस में बदलाव हुआ है, वो हाईलाइट करिए। ठीक है, और उससे पहले आपको सबको पहले तो देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप नए नए त्यौहार आप देखेंगे, आप शादियों पर जाएंगे, आपको बहुत सारे कार्ड अब आपके घर पे आएंगे, क्योंकि अब से देव जाग गए हैं। और देव दिवाली भी होगी 3 दिन बाद, जिस दिन गुरु नानक बर्थडे होता है, फ्राइडे, उस दिन आप छुट्टी भी इंजॉय कीजिएगा मार्केट की। तो खैर पहले अच्छी खबर के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहता था। अब आते हैं FIIs वाले नंबर्स पे, जो आपने बताया कि धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। देखिए सृष्टि, धीरे धीरे करके नंबर इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर आके खड़े हैं वहाँ पे देने और लेने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए नंबर ऑलरेडी कम हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे ही FIIs की होल्डिंग 20% के आसपास आएगी, FIIs का जो कैश का नंबर है वो अपने आप में श्रिंक हो जाएगा वो, क्योंकि इस बड़ा नंबर अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट से एग्जिट तो करेंगे नहीं, इंडियन मार्केट में तो रहेंगे कुछ ना कुछ रख के। अब ऑलरेडी जब वो लो बेस अपना टेस्ट कर देते हैं तो वो नंबर अपने आप में छोटे हो जाते हैं, चाहे नंबर छोटे रहें चाहे बड़े रहें। लेकिन आपको ना 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको देखिएगा ज़रूर। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि FIIs की होल्डिंग बढ़ना अच्छी बात है, बट रिटेल की होल्डिंग का कम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आदान और प्रदान नहीं होगा, यानी कि एक के पास माल आएगा नहीं और दूसरे का माल छूटेगा नहीं, तब तक बहुत बड़ा एक बेस तैयार हो जाए ऐसा मार्केट के अंदर कहना बड़ा मुश्किल है। कल जब 19% के आसपास की FIIs की होल्डिंग थी, 66% के आसपास की रिटेल की होल्डिंग थी, 45% के आसपास की DIIs की होल्डिंग थी, और पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे था, तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को खो मत। भले आप लैब ट्रेड करो, लेकिन अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अगर 19% FIIs की होल्डिंग पे नहीं करोगे तो कब करोगे? थोड़ा बदलाव हुआ, कल FIIs की होल्डिंग बढ़ गई है, ये 19 से बढ़कर अभी 24% हो गई है। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। ये जो आदान और प्रदान की मैं बात बोल रहा था कि एक के हाथ से छूटे और दूसरे के हाथ में आए, वो प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है। FIIs आ रहा है और जा रहा है, ये 19 से 24, 24 से 19 एक ही दिन के अंदर हो रहा है, और घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। इसलिए मैं पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकता कि मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया बेस बन गया है। बाज़ार के पास बेस टेस्ट करने के लिए वापस से मार्केट नीचे भी आ सकता है,
और यहीं से ही कल हमने आपको चार्ट भी दिखाए थे, यहीं से ही मार्केट बार बार ऊपर की तरफ भी प्रोपेल करता है। तो फिलहाल मैं एफआईज के इस 5% होल्डिंग्स जो बढ़ी है 19 से 24 पड़ी हुई है, मैं इसको एक इंजॉयमेंट के तौर पर, एक पॉजिटिव तौर पर तो मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप इसमें कुछ ज़्यादा पा नहीं पाए। आप देखो, मैंने सुबह भी शीशा को एग्जांपल के तौर पर बताया कि मैंने आपको पैसे दिए और ये कहा आप ये जाके चीज़ खरीद के ले आइए, तो चीज़ एब्सेंट थी, वहाँ पे चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, तो आपके पैसे किस काम के? किसी काम के नहीं, क्योंकि जो पैसे आपको दिए गए थे उससे आप वो सामान ही खरीद के नहीं ला पाए। तो ऐसे ही है कि अगर 5% एफआईज की होल्डिंग बढ़ जाए और अगर आपके पास निफ्टी के नंबर्स ही ना जुड़े, बैंक निफ्टी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स ही ना जुड़े, तो उस खरीदारी का भी क्या फ़ायदा? तो एफआईज की होल्डिंग जो कल 19 से 24% हुई है, बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ में पैसा आया, लेकिन आप सामान नहीं खरीद पाए। जो दिन भर की मूवमेंट थे वो लास्ट में जाते आते सरेंडर कर दी। इसलिए 1 से 2 दिन अभी और गुजारने होंगे आपको ये देखने में कि एफआईज की होल्डिंग में रिटेल कितना माल छोड़ता है। कल भी हमने देखा रिटेल ने माल छोड़ा नहीं, तो रिटेल का माल धीरे धीरे करके ऊपरी स्तर पर छूटे और एफआईज के हाथ में वो आ जाए, नहीं तो एफआईज खाली अपने आप में 5% स्विंग का ट्रेड करेंगे, आपको डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए बहुत हद तक विक्स भी नहीं गिर रहा। ये भी एक बड़ी वजह है कि विक्स आप देखते हैं एकदम से शूट कर जाता है। कल भी आपने देखा होगा सृष्टि 6% तक विक्स शूट कर गया था और लास्ट में आते आते तक पूरा गुम हो गया। ये 6% का विक्स अमूमन डेली बेसिस पर मूवमेंट नहीं देता, बट दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि शैलो मार्केट है, खोखला बाजार है। एफआईज का आदान प्रदान किसी दूसरे के साथ नहीं हो रहा, खुद ही बेच खुद ही खरीद वाला मामला हो रहा है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। दूसरा, रिटेल की होल्डिंग में अभी भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं, 66% है और डीआईएस की होल्डिंग में 45% के है, जस का तस है। तो मेरे को आज एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। अभी मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूँगा। यस, मैं एक काम ज़रूर करूँगा, मैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगा। मैंने कल भी किया, कल भी पैसे आए। कल पैसे इन द सेंस मतलब हमने किया नहीं, आपके सामने बात रखी और आपने कल पूरा दिन भर का मूवमेंट देखा कि निफ्टी ने जो स्विंग ट्रेड करवाया वो 24,004 का लो बनाया और कल 24,350-400 तक भी गया। कहने का मेरे मतलब है कि आपको बढ़िया ट्रेड कल मिला। ऐसे ही ट्रेड के लिए आज भी टीना सुदेश के साथ आप बने रहिएगा। अभी आपके सामने हम लेवल्स की बात भी कर देंगे, लेकिन एफआईज की होल्डिंग जो 5% बढ़ी है वो मेरे को ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रही है। तो ये पॉइंट बस मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यही राय है कि छोटे छोटे ट्रेड करें और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़े ट्रेड्स ना ले। लेकिन डिम्पी, इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो कल 250 से 300 अंकों की रेंज में एक्शन दिखा, लेकिन सपाट बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी 24,140 के पास। क्या रणनीति आज के लिए बनानी चाहिए? आज के लिए भी आपको कोई रणनीति नहीं बनानी, जो कल वाली है वही आज ही है। जब लेवल्स में कोई चेंज नहीं होता फिर रणनीति में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो सपोर्ट है वो अपना काम कर रहा है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है 24,000 का। 24,000 प्लस माइनस 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप और करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कल भी आपने अगर लो टेस्ट किया है, चेक किया होगा नंबर्स, तो 24,004 का बना, तो यानी कि 24,000 की अपनी इंपॉर्टेंस है। वैसे मैंने आपको चार्ट पे बताया था उसका कोई उस तरह से रेलिवेंस नहीं है कोई एवरेज वगैरह से, क्योंकि 2 बार वहीं से मार्केट घूमा है। कल भी उसी से जगह से घूमा और इससे पहले भी 1-2 बार उसी जगह से घूमा। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये एक लेवल जो है एक सपोर्ट का बन गया लेवल है। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखें तो 200 दिनों का एवरेज वो 23,400 के आसपास आके बनता है, जो यहाँ से भी करीब करीब 600 से 700 पॉइंट है। इसलिए कॉर्नर ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग के एक हिस्से में ये बात हमेशा रखिएगा कि आप 23,000, 350, 400 तक भी आ सकते हैं। मैं डरा के और चेतावनी देना के या मैं आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहता और मैं अपना भी नहीं करूँगा, लेकिन ये बात सच है ना कि 200 दिनों का एवरेज दूर है और 50 दिन का एवरेज भी दूर है। और अगर आप मेरे से 50 दिन का एवरेज बोलेंगे तो चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे को 1 मिनट का समय दें, अब मैं बताता हूँ आपको 50 दिन का इसको जो एवरेज है वो है 24,000 कुछ के पास है। कहने का मतलब कि 24,000 के ऊपर है, तो आप 50 दिन के एवरेज के नियर बाय चल रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज अब भी आप इससे दूर हैं। तो बीच में हम कहीं आके रुक रहे हैं, तो बीच में रुकने से
थोड़ा ट्रेड आप कम करेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा। मार्केट को देखो पक्का होने के लिए समय चाहिए, बाजार ये कह रहा है बार बार कि मेरे को समय तो दो पक्का होने के लिए। आप मेरे से ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि आज मैं टूटा और कल मैं एकदम से रॉकेट होकर वापस वो लेवल ले आऊँगा। ये बाजार ये बात बहुत चिल्ला चिल्ला के अपने डाटा से साफ साफ बता रहा है कि इसको समय चाहिए, तो आप थोड़ा समय दें। आप मार्केट से दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए हमने लैब ट्रेड आपके लिए रखे हैं। आप छोटे छोटे ट्रेड करते रहें। बड़ा पैसा बनाने के लिए 24,800 हमको चाहिए ही चाहिए। एक बार वो आ जाएगा तो बात बन जाएगी। जब तक 24,800 नहीं आता, छोटे मोटे ट्रेड करते रहे, बाइंग और डिप्स करते रहे। स्टॉप लॉस के अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। 24,000 23,900 का स्टॉप लॉस जो कल दिया था आज भी वही दे रहे हैं। 24,400 500 का रेजिस्टेंस एरिया है, वो जो कल दिया था वो आज भी आपको दे रहे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया, शॉर्ट आपको करना नहीं है। बाइंग और डिप्स आप कर सकते हो, वो भी 1-2 लॉट के हिसाब से। जितना सपोर्ट के पास खरीदोगे उतना जोखिम कम हो जाएगा, जितना सपोर्ट से ज़्यादा ऊपर खरीदोगे तो उतना जोखिम बढ़ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके उतरना। अगर 70 पॉइंट कमाने हैं तो 140 पॉइंट कमाने हैं तो 70 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये कोई भी आदमी आपका हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा। बट ये है लेवल्स, रणनीति, सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया, आप जैसे देखना चाहें। एक और चीज़, सेक्टोरल चर्निंग भी होगी। सेक्टोरल चर्निंग में आईटी, मेटल्स, इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है और ऑटो भी चाहिए। तो 2-4 सेक्टर्स अगर आपके और चल जाते हैं तो ये सेक्टोरल चर्निंग का बेनिफिट होगा। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, निफ्टी को कंप्लीट करने से पहले, निफ्टी थोड़े वीक हैंड्स में है। निफ्टी उतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं जितना बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। इसलिए निफ्टी की बढ़त पे हमेशा कॉशियस रहिए और निफ्टी के फॉल पे भी हमेशा कॉशियस रहिए कि कहीं ये लेवल्स ब्रेक करने तो नहीं वापस जा रहा है। कल भी आपने देखा तो पूरी जो बढ़त है वो काफ़ी हद तक खोदी थी निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने फिर भी 300 पॉइंट की अपनी बढ़त को मेंटेन रखा। ये बात कल हमने चार्ट के जरिए और आज आपको लेवल्स के जरिए फिर से क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी बैंक फिलहाल दिख रहा है। तो डिम्पी, यही बताइए कि निफ्टी बैंक में क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि कल हमने देखा था कि 52,000 के भी पार ज़रूर निकला था निफ्टी बैंक, पर क्या आज भी वैसे ही कुछ एक्शन की उम्मीद करें और कौन से लेवल्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है और हमने कल आपको ये बात, जैसी HDFC बैंक थोड़ा भी ठीक हुआ तो आपने देखा वो चला। लेकिन HDFC बैंक की भी एक निजी प्रॉब्लम है जो मैं आपको चार्ट के जरिए यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन पे HDFC बैंक दिखाना, 1775 1780 के आसपास इसको बुखार सा चढ़ जाता है और वहाँ से टूट जाता है। कल का भी ऑलमोस्ट हाई 1780 के पास था, आप चेक कर लीजिए। टॉप बना हुआ है 1780 के आसपास का बना हुआ है, बाकायदा लिखा भी है 1782 का हाई। अगर आप बहुत छोटे फॉन्ट में अगर आप देखना चाहे तो बाकायदा देखिए लिखा भी होगा 1782 का हाई। तो यहीं से इसको दिक्कत होती है और वापस ही अपने डेज लो की तरफ जाने लगता है। तो आपको 2-4 पक्के शेयर्स चाहिए। इसमें कल इसका काफ़ी बड़ा योगदान था बैंक निफ्टी को ऊपर रखने में, लेकिन फिर भी आपको 1-2 शेयर्स चाहिए अभी भी और 1-2 लेवल्स को भी ब्रेक करना होगा। बैंक निफ्टी ने कल जो 51,800 पाया उसमें उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं की, एक अचीवमेंट अच्छी कर दी है। उसने 51,500 51,300 के लेयर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। देखो, चरणबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते हो। अगर आप माउंटेन पे भी चढ़ते हो ना, चौकी नंबर 1, चौकी नंबर 2, चौकी नंबर 3, चौकी नंबर 4 करके आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, ताकि 1 से 2 का आपको पूरा पता होगा इतना हम चल गए और अब हमने ये अचीव कर लिया। ऐसे बैंक निफ्टी ने किया हुआ है। 51,000 51,300 51,500 51,800, तो कल 800 के ऊपर बंद हुआ है, तो चौकी नंबर 3 के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो 2 और 1 सेफ है अभी भी। तो आपके पास 500 और 300 का लेवल सेफ है। और कल अगर आपको चेक करना हो तो कल जो बैंक निफ्टी का लो था वो 51,284 के आसपास का था, यानी कि रफ में 300 पकड़ लेता हूँ तो 51,300 का कल एक लो भी बना। तो ये एक पैनिक लो भी था जो कल के हिसाब से मार्केट वापस ऊपर लेके आया। ठीक, तो आपके पास 51,000 51,300 51,500 ये तीनों सपोर्ट एरिया हैं। आपको जैसे रखना है रखो। सीरीज का रख रहे हो तो 51,000 रखो, स्विंग का रख रहे हो तो 51,300 रखो, पूरे हफ्ते का इंट्राडे रखते हो तो 51,500 रखो। दोनों का टारगेट क्या होगा? 52,000 पहला टारगेट, 52,200 दूसरा टारगेट है। 52,200 रेजिस्टेंस पार होते ही मार्केट के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। नई ऊर्जा के बाद एक और पॉइंट की ऊर्जा जो आएगी वो आएगी 52,800 के पास। ध्यान रखिएगा, 2 लेवल आपके लिए बेंचमार्किंग लेवल हैं। इसके बाद आपको मंदी के बारे में सोचना कम करना पड़ेगा। तो वो है 24,800 और 52,800। ये दोनों लेवल 800 के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक ये नहीं आते तब तक आप छोटे मोटे ट्रेड करते रहें। उम्मीद करें, भगवान से प्रार्थना भी करें, अगर आप बुल हैं तो मार्केट को ज़्यादा नीचे ना जाए, आप ऊपर आते रहें। अगर आप बियर हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करें किसी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन रहे, रेजिस्टेंस पे मार्केट
मार्केट रुके ताकि हम शॉर्ट करें, हम नीचे से पैसे बनाएं। तो ये आपको अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग करना है ट्रेड। फिर भी मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। कभी भी ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी के साथ पहले करना हो। कल थोड़ा बैंक निफ्टी चला तो विक्स माफ़ कीजिए इसका पीसीआर बढ़ गया, 86 हो गया, लेकिन अभी भी वो 1 से कम है, तो फेयर वैल्यू पे खड़ा, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आते हैं जरा शेयर्स के बैन पे। आज 5 शेयर F&O बैन के अंदर है। FIs की होल्डिंग मैंने आपको बता दिया, सारे लेवल्स बता दिए। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स करना नहीं है, रणनीति आपको सामने रख दी। 2 मेहमान मेरे को दिख रहे हैं और आज दोनों से बातचीत करके अच्छा लगेगा। और आज स्क्रीन पर मेरे को ऑलमोस्ट लेडीज़ पावर भी दिखेगी, एक बार ज़रा दिखाइएगा। महिला शक्ति आपको मेरी स्क्रीन पे मेरे 2 एंकर्स तो दिख रही हैं और साथ ही रचना वैद्य और वैशाली पारिक भी दिखेगी। देख के अच्छा लगता है कि जब महिला सशक्तिकरण इस तरह से दिखे। तो आज भले वुमेंस डे नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ अ स्क्रीन से हमारे वुमेंस डे जैसे सेलिब्रेशंस हमको होता हुआ दिख रहा है। रचना बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा वैशाली अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्लीज़ क्लियर कर दें। आपकी एनालिसिस क्या है, आपके लेवल्स क्या कहते हैं, आपका डाटा स्टडी क्या कहती है, फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखा जाए तो एक्चुअली हमने जो वीकली स्केल का जो लेवल्स निकाला है, तो आई थिंक ऑन नियर टर्म बेसिस 24,100 का एक सपोर्ट बन चुका है। अगर ये सपोर्ट टूटता है देन द सेलिंग कंटिन्यूज, तो फिर हम दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं 23,800 एंड सो ऑन। सो बायस अभी भी ट्रेंड कुछ रिवर्सल हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, बट स्टेबिलिटी थोड़ी सी दिख रही है 24,100। सो देखना क्या है, इवन ऑन एन आवरली बेसिस अगर 24,100 के नीचे सस्टेन करता है तो आई थिंक वीकनेस का कंफर्मेशन रहेगा, नहीं तो आई थिंक एक बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं। एंड 24,400 24,500 नियर टर्म बेसिस का रेजिस्टेंस बन चुका है। और जैसे ही आप बता रहे थे तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिख रही है, बट रेंज इज वेरी नैरो। 51,300 का सपोर्ट और 53,000 का रेजिस्टेंस है। सो ये रेंज कल हमने देखा 52,000 की तरफ गया और फिर वापस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। सो आई थिंक एक बार क्रॉस करता है 52,000 तो 53,000 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। बट अनदर सेक्टर टू अवर लाइकिंग, अभी कल जैसे हमने देखा आईटी इंडेक्स, सो निफ्टी में आईटी इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट जरूर दिया है। कल हमने देखा फ्रंटलाइन, इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, सब विप्रो, ये सब में एक स्ट्रेंथ दिखी है। तो अगर आईटी इंडेक्स 42,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक फ्रंट लाइन ये हैवी वेट स्टॉक्स में थोड़ी तेजी दिख सकती है। सो ये सब व्यू देख के मुझे लग रहा है फिलहाल 24,100 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सो ये मेरा व्यू है अभी। 24,100 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर। याद रखिए आईटी इंडेक्स में कल तेजी दिखी थी और वहां से आज भी सपोर्ट दिखाई दे सकता है। इस बीच हमारे साथ रचना भी जुड़ चुकी है। रचना, सबसे पहले आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जहां तक मेरे आज के टॉपिक्स की सवाल है तो दो टॉपिक्स रहेंगे और दोनों शॉर्ट साइड पे रहेंगे। एक रहेगा इंडिगो के फ्यूचर्स और एक रहेगा जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स। इंडिगो के चार्ट पे वीकनेस काफी नजर आ रही है मुझे और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन होने वाला है और इम्पोर्टेंट एवरेजेस के नीचे प्राइस जाने वाली है। तो इंडिगो को हम शॉर्ट करना चाहेंगे यहाँ से और एसएल रहेगा इसमें 4070 का और डाउनसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 3900 पहला टारगेट और 3850 दूसरा टारगेट। और जुबिलेंट फूड के चार्ट सेटअप को देखते हुए और उसके नतीजे भी जो आए थे उसके उसको नजर में रखते हुए यहाँ पे भी हमारा मानना है कि सेलिंग होनी चाहिए और यहाँ पे एसएल होना चाहिए फ्यूचर्स पे 615 का और डाउन साइड पे हमारे दो टारगेट्स रहेंगे। पहला टारगेट 590 का और अगर वो भी टूट गया तो फिर 580। एविएशन के फ्यूचर्स की बिकवाली की राय और इसी के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स, याद रखिए उसके तो नतीजे भी कल मार्केट आवर्स के बाद आए, इसके फ्यूचर्स भी बेचने की सलाह रचना ने दी है। वैशाली, क्या आपके भी टॉप पिक्स पर बिकवाली की राय होगी? नहीं, इनफैक्ट मैं बाय रेकमेंड करूंगी। एक तो है एलटीआई माइंट्री, जैसे कि मुझे आईटी सेक्टर सही लग रहा है। कल थोड़ी सी एक रिन्यूड न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम मुझे लग रहा है ये एलटीआई माइंट्री में। सो 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6150 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। दूसरा है हम जो देख रहे हैं दैट थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है मनप्पुरम फाइनेंस में। तो काफी स्टॉक
पीट चुका है, एक क्रूशियल सपोर्ट 145 का भी देख चुका है और अभी आई थिंक एक हायर बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है मेरे हिसाब से 152 के स्टॉप लॉस के साथ 162 का एक ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है। सो ये सब छोटे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है बिकॉज मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, तो आई थिंक ये रेंज में मुझे फेवरेबल लग रहा है। ओके ठीक है, तो ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ गए, सारे के सारे लेवल्स एक बार मैं वापस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें। जो ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वैशाली पारेख, मनापुरम फाइनेंस, एक बार आप ट्रेड ले सकते हैं। कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग पोजीशंस बनी है। बाय द वे इसके अंदर बता दूं 160 रुपये तक का टारगेट है, 152 का स्टॉप लॉस है, तो ये एक ट्रेड हो गया। मेरे को थोड़ी हैरानी हो रही है कि पावर स्टॉक्स नहीं आए, वो वजह भी है, कल इतना चल गए थे कि आज ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दीली नहीं हो पाए। दूसरा, एक आईटी पे काफ़ी ट्रस्ट है और मिड कैप आईटी में भी एक LTI माइंडट्री के नाम से कंपनी है, आप इस पर भी देख सकते हैं ध्यान, और ये भी वैशाली की लिस्ट के अंदर आता है। तो वैशाली की लिस्ट में एक तो आईटी कंपनी हो गई है और दूसरा एक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी हो गई है, तो दोनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। 6100 का लेवल है, 5850 का एक स्टॉप लॉस भी है। रचना वैद्य की कॉल एक बार जरा स्क्रीन पर वापस से दिखाएं और ज़रा नोटिस हो जाएगा। उनका कहना है कि जुबिलेंट फूडवर्क 590 580 तक का रिवर्सल आ सकता है, लेकिन हालांकि ये बढ़ता हुआ चार्ट है, ये रिवर्सल का बेनिफिट आप रिवर्सल के स्टॉप लॉस टारगेट को रिग्रेसली फॉलो करके कर सकते हो। 615 का SL भी होगा, 615 के ऊपर आने पर ये जर्नी वापस कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए कल का जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये हो सकता है कंटिन्यू हो और ये 590 तक आ जाए। 590 तक आते आते आपका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इंडिगो पे भी उनकी रिकमेंडेशन 3900 का टारगेट है और साथ ही 4070 का ट्रेड है। कल भी आपने देखा होगा, कल हमारे दो मेहमान आमने सामने थे, दो ने शॉर्ट दो ने लॉन्ग कॉल दी थी और मार्केट के अंदर दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी बनी। आज भी डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि इन दोनों मेहमानों के जो ट्रेड्स हैं, जहाँ पे वीकनेस है उसको भी प्ले करो और जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसको भी प्ले करो, चॉइस आपकी है, आपको जैसे देखना हो। हमने आपके सामने दोनों तरह के ट्रेड रख दिए, दोनों मेहमानों ने आपके सामने ट्रेड रख दिए। अब जरा मैं अपने सहयोगी को जोड़ लेता हूँ, शरद दुबे को, ताकि वो अर्निंग्स के बारे में बता पाएँ। कल बाजार बंद होने के बाद जो अर्निंग्स आई हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, उसमें अच्छी क्या है, बुरी क्या है, एवरेज क्या है, वो सब भी आपको बताते जाएंगे। शरद गुड मॉर्निंग, जरा बताएं अर्निंग्स के बारे में पहले। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले ब्रिटानिया के बारे में मैं बात करूंगा। ओवरऑल नंबर्स जो है वीक आए हैं, रेवेन्यू इनलाइन आया है, लेकिन आपको एबिडा, मार्जिन्स, पैट जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। वॉल्यूम ग्रोथ भी देखे तो सिर्फ 8% आया है। बाजार का अनुमान था कि लगभग 10 से लेके 11% तक हो सकता है। कमेंट्री भी डिमांड को लेके और प्राइसिंग प्रेशर को लेके नेगेटिव ही है। ONGC के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है इम्प्रूवमेंट भी देखने मिला है। बट याद रखिए, जो ब्रेंट क्रूड के आंकड़े हैं, जो नंबर्स अभी आ रहे हैं वो लोअर साइड में हैं, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट ONGC को नहीं मिल सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। इंडियन बिजनेस में जो है अच्छी कमेंट्री भी आई है और ओवरऑल हालांकि नोवेलिस को लेके जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है कि अभी भी उनकी IPO में डिले हो सकती है क्योंकि मार्केट कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं। NMDC की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू एस्टिमेट से बेटर थे, हालांकि एबिडा में जो है मार पड़ी है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब देखें यहाँ पे तो ओवरऑल जो है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है पॉजिटिव आया है। ये करंट मार्केट सिनारियो में जब कोई QSR कंपनी पॉजिटिव जो है ग्रोथ देती है लाइक फॉर लाइक, तो ये एक बहुत स्ट्रेंथ माना जाता है। और यहाँ पे कंपनी की हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़रूर बढ़ी है बट ग्रोथ अच्छी है, स्पेशली डिलीवरी सेगमेंट में। इसके अलावा ट्रिवेनी टर्बाइन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, 40% से ऊपर का ग्रोथ पैट और एबिडा में। रामको सीमेंट के कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्राइसिंग प्रेशर और कंपटीशन का जो है इम्पैक्ट हमको रामको सीमेंट के आंकड़ों में देखने मिल रहा है। आखिर में बात करेंगे TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की। यहाँ पे कंपनी में स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और कंपनी भी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। ये तो इम्पॉर्टेंट खबर वाले जो है आप कह सकते हैं अर्निंग्स वाले शेयर्स हुए, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स है उन पे भी हम जो है नज़र देंगे। सबसे पहले NMDC रहेगा हमारे नज़र में और यहाँ पे जो है अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको बोनस में 2 शेयर मिलेंगे, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। एशियन पेंट्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। कल स्टॉक में भारी गिरावट भी देखने मिली थी, जहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए थे, वॉल्यूम में भी मिस आया था, लेकिन कौन कॉल हुई थी शाम को। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि अभी तक कोई नए एंट्रेंट से जो है डिस्ट्रप्शन डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने मिला है और अभी भी एक सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का जो है
वो अनुमान लगा के रखे हैं वित्त साल 2025 में। अर्बन सेंटर्स की बात करें तो स्ट्रेस अभी भी देखने मिल रही है और अभी तक कोई मेजर रिकवरी डिमांड में नहीं देखने मिली है। टीवीएस सप्लाई चेन को जो है 2200 करोड़ का एक ऑर्डर भी आया है नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल कस्टमर से। वही एलटीटीएस की बात करें तो लगभग इंटेली सॉफ्टवेयर करके कंपनी के 2 आर्म्स को वो अक्वायर किए $110 मिलियन के। और याद रखिए ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस के अलावा एआई बेस्ड कंपनी भी है और धीरे धीरे करके हमें लेगेसी आईटी कंपनीज जो है एआई रिलेटेड एक्विजिशंस पे भी जो है न्यूज़ फ्लोज आ रही है। आखिर में आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे जहाँ पे साउथ सेंट्रल रेवेन्यू के जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स है लगभग 300 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है। तो ये अहम स्टॉक्स इन न्यूज़ है जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, लेकिन ब्रोकरेजेस के क्या टॉपिक्स है उस पर भी नज़र आता है और ये सारा डिटेल्स हमें वरुण बताएंगे। वरुण। डेफिनेटली शरद, तो यहाँ ब्रोकरेजेस के रडार पे काफ़ी सारी कंपनी है जिनको नतीजे आए हैं, जिसमें हिंडाल्को, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा हिंडाल्को के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य अपना जस का तस रखा है ब्रोकरेज हाउसेस ने। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल 735 का प्राइस टारगेट है। इन्वेस्टर को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय का कॉल है और 860 का प्राइस टारगेट है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कारोबार को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे ठीक ठाक है और वहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने मिली है, ऑलराउंड बीट देखने मिला है। इसके लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जस का तस रखा है। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, होल्ड का कॉल है, प्राइस टारगेट 5770 का है। इनका कहना है कि मार्जिन्स जो है वो एक मिस है और लगातार ये देखने मिल रहा है और अर्निंग कट्स हो सकते हैं इस मार्जिन मिस के चलते। गोल्डमैन ब्रिटानिया पे न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 5350 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि Q2 के जो नतीजे हैं वो खासकर अनुमान से थोड़े इनको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी इन्होंने मार्जिन्स के बारे में हाईलाइट किया है। LIC की बात करें तो यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है और इन्होंने अपग्रेड किया है। अंडरवेट से अब ओवरवेट का कॉल है और प्राइस टारगेट देखिए 790 से बढ़ा के 1075 का ये दे रहे हैं। ये बेसिकली जिस कारोबार पे बेट कर रहे हैं वो है VNB कारोबार। इनका कहना है कि यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है और अपने VNB एस्टिमेट जो है ग्रोथ के 25-26 के लिए इन्होंने 9 से 11% के आसपास रखे हैं, उनको बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको LIC पे देखने मिलेगा। आरती इंडस्ट्रीज़ नुवामा की रिपोर्ट है, कमज़ोर नतीजों के बाद यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, लेकिन प्राइस टारगेट में ज़ोरदार कटौती की है, 903 से काट के 600 रुपये के कर दिए हैं। NMDC यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, अंडरवेट का कॉल 210 के प्राइस टारगेट, लेकिन एक स्टेटमेंट अगर यहाँ पे आप सुने तो ये कह रहे हैं NMDC का शेयर जो है वो स्लाइटली नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है क्योंकि एबिटा मिस देखने मिला है नतीजों में। और आखिरी में कंजम्पशन ट्रेंड्स पे गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है और ये यहाँ कह रहे हैं कि रूरल रिकवरी जो है वो फिर भी ठीक है, लेकिन अर्बन स्लोडाउन जो है वो अक्रॉस कैटेगरीज देखने मिल रहा है क्योंकि हाई फूड इन्फ्लेशन था, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग जो है उसमें स्लोडाउन था और मैक्रो हेडविंड्स के चलते। हालांकि ये बोल रहे कि अभी क्विकली आपको रिकवरी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ स्टॉक्स इनको पसंद आते हैं जिसमें गोदरेज कंज्यूमर्स, मेरिको, इमामी, पीडिलाइट, टाइटन, ट्रेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल आपको याद होगा इन कवरेज की शुरुआत की थी ट्रेंट और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों पे, और ITC जैसे कुछ काउंटर्स है जो इनको अभी भी पसंद आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए, और शरद आपका भी शुक्रिया जहां पर हमने समझा कि स्टॉक्स इन न्यूज़ आज कहां पर है और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट कहां पर आई हैं। पर आज जैसा कि वरुण भी हाईलाइट कर रहे थे कि LIC भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पर JP मॉर्गन का डबल अपग्रेड आया है। ना ही सिर्फ उन्होंने रेटिंग बढ़ाई है बल्कि लक्ष्य भी बढ़ाकर अब 1075 के कर रहे हैं। एक बार रचना जी आपसे समझना चाहेंगे LIC कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि अभी तो काफ़ी हेडरूम है जो JP मॉर्गन का लक्ष्य है। क्या कुछ प्राइस एक्शन की उम्मीद करें इंट्राडे बेसिस पे? जी, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन की उम्मीद करना would not be really a great idea, लेकिन यहाँ पे पोजिशनली एक लेवल है 880 का, वो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक यहाँ पे एक चांस है कि जो काफी टाइम से करेक्शन चल रहा है, पुल बैक चल रहा है, वो उसका कोई फॉल्ट आए और यहाँ से एक अपस्विंग 880 से 900 के बीच में एक टर्न बने, और वो अगर बनेगा तो फिर ये लक्ष्य जो इन्होंने दिया है उसकी तरफ ये स्टॉक चल पड़ेगा। तो पोजिशनली मीडियम टर्म का नजरिया रख के यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है और 6 to 10 मंथ्स के नजरिए के साथ यहाँ पे कॉल लिया जा सकता है 880 के SL के साथ और 1000 के टारगेट के साथ।
तो 880 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, पोजिशनल बेट ले सकते हैं आप LIC में, और 1000 तक का यहाँ पर आप लक्ष्य ध्यान में रखिए। पर आज FMCG काउंटर्स में ब्रिटानिया फिर से फोकस में रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि जितने भी FMCG मेजर्स थे उनमें काफ़ी वीकनेस हावी हुई थी, और ब्रिटानिया के नंबर्स कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि इसके पहले ही जितनी भी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आए वहाँ से ऑलरेडी एक कंजम्पशन में वीकनेस का ट्रेंड सामने आता हुआ ज़रूर दिखा है। चाहे आप कोई FMCG कंपनीज की बात कर ले या फिर कुछ चुनिंदा पेंट कंपनीज भी वीकनेस दिखा रही हैं। ब्रिटानिया नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। एक बार वैशाली आपसे समझेंगे कि कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं कल ही एक बड़ा रिएक्शन हमने आते हुए देखा, बट क्या चार्ट पे और वीकनेस के कुछ संकेत और आसार दिख रहे हैं? सो आई थिंक कल का एक मूव बहुत ही ड्रास्टिक आया है, बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। तो आई थिंक फॉर सम टाइम मे बी 5400 जो कल का लो है, आई थिंक यस वो सस्टेन कर सकता है। सो आई थिंक एक फर्दर सेलिंग अगर 5400 लेवल्स टूटता है तो आई थिंक वन कैन लुक फॉर 5300 5200, तो वो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट्स दिख सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस सी, आई थिंक बिकॉज 200 मूविंग एवरेज भी है तो थोड़े समय के लिए 5400 को रिस्पेक्ट कर सकता है, बट इफ अ डिसाइसिव ब्रेक हैपेंस देन 53 टू 5200 के डाउनसाइड मिल सकते हैं। सो फिलहाल आई थिंक वेट एंड वॉच। फिलहाल जो है वेट एंड वॉच करना है ब्रिटानिया पे, और कुछ लेवल्स भी वैशाली ने हाईलाइट किए, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज देखते हैं कि अन्य काउंटर्स, अन्य FMCG काउंटर्स पर दबाव रहता है या नहीं। पर जैसा सुबह निम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि मार्केट को अब ऊपर जाना है तो कुछ और सेक्टर्स का योगदान आना काफ़ी अनिवार्य है। उसमें से ऑटो सेक्टर्स पर भी उनका भी मोमेंटम आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब नतीजों के लिहाज से देखें तो कई सारी कंपनीज़ के नंबर्स ऑलरेडी आते हुए दिख चुके हैं, पर आयशा मोटर्स के नंबर्स जो हैं वो आने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्जिन्स पे ख़ास तौर से फोकस ज़रूर रहेगा, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की बिक्री जो है वो काफ़ी अच्छी रही है बीते महीने अगर देखें तो। एक बार अर्चना जी आपसे मैं आयशा मोटर्स का चार्ट चेक लेना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी अगर हम इसको रेंज बाउंड करें तो 4600 से लेकर 5000 के बीच में ही ये स्टॉक एक लंबे समय से है रचना जी। इस रेंज को रिस्पेक्ट तो ज़रूर कर रहा है, बट क्या लगता है कि कितनी जल्दी इस रेंज से ये बाहर निकलते हुए दिखेगा, और किस तरीके के प्राइस एक्शन की उम्मीद करें, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? सी यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी जो है वो रेंज के मिडिल में है। तो मिडिल ऑफ द रेंज में जब होता है कोई चार्ट तो दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है। वहां से वो ऊपर भी जा सकता है टुवर्ड्स द अपर बाउंड्री, और वहां से वो नीचे भी जा सकता है टुवर्ड्स द लोअर बाउंड्री। 4575 का लोअर बाउंड्री है और 5090 के आसपास का अपर बाउंड्री है। मोमेंटम इंडिकेटर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं इस काउंटर में कि यहाँ से थोड़ी गिरावट फर्दर आ सकती है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी फिलहाल करेक्टिव मोड में है, और उसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ी लोअर एंड ऑफ द रेंज को टच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे 200 पीरियड एवरेज का सपोर्ट भी नजदीक में होगा, तो वहां से एक अच्छी एंट्री बन पाएगी विच इज अराउंड 4600। तो यहाँ से डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। ठीक है, डन। व्यूअर ऐसे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका नाम है नूर नाजिर, और वो बेनिन रिपब्लिक से जुड़े हैं। ये असल में साउथ अफ्रीका में है ये, और एक जगह तो मैं सर्च ही कर रहा था तो वो बता रहे हैं कि वो 3:30 बजे अभी वहाँ पे, उनके टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे। ये उनका मैसेज है, मैंने इनको दिखा रहा हूँ आपको। वो लिखे, गुड मॉर्निंग सर, मैं बेनिन रिपब्लिक से बोल रहा हूँ और अभी 3:30 बजे हैं और मैं आपका शो देख रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप उसको ले सकें तो प्लीज़ ले लीजिएगा। उनके पास 200 इरकॉन है, 255 रुपये के रेट पे हैं। तो पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप इतनी रात को जागिए ना, आप यूट्यूब पे आगे पीछे करके भी देख लीजिए, आप आराम कीजिए, नींद कीजिए अपनी पूरी, लेकिन फिर भी आपने लिखा तो मैं क्वेश्चन आपका ज़रूर ले लेता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना स्नेह, इतना प्यार हमको दिया। तो ये काम विशाली जी आपको ही करना पड़ेगा, जरा आराम से तसल्ली से इनके शेयर्स चेक कर दीजिएगा। इरकॉन इनके पास है, 255 का रेट है खरीदा हुआ, 200 शेयर इनके पास है। ओके, सो इरकॉन से शुरुआत करें। फिलहाल नियर टर्म ट्रेंड थोड़ा करेक्टिव है, बट जैसे कि हम देख रहे हैं वीकली चार्ट भी देख रहे हैं, तो आई थिंक स्टॉक इज स्टिल वेरी हेल्दी। फाइनल एक सपोर्ट रहेगा 180 का।
180 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है ये स्टॉक स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, और एक बार ये स्टॉक 230 की तरफ जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इट इज बैक ऑन ट्रैक फॉर अ फर्दर टारगेट ऑफ 250-300। सो मुझे लग रहा है दैट लोअर लेवल्स पे जैसे कि मैंने कहा 180 के सपोर्ट को ध्यान में रख के इसको ये अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आई थिंक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा आपने मुझे पूछा वो ठीक है, बस यही इरकॉन ही था मैम, एक्चुअली में इरकॉन के बारे में पता करना था मेरे को। तो 180 का आपने सपोर्ट दे दिया, 230 का आपका टारगेट है, आप कह रहे हैं कि 230, 280, 300 तक भी जाएगा। आप इसमें ना एवरेज वगैरह अगर करना चाहें तो भले अपने फंड्स के अकॉर्डिंग चेक करके करना, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे हैं आपके 255 के खरीद है, तो जो भी आप शेयर्स लो ध्यान रखना 180 का ही स्टॉप लॉस लगाए रखना, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। पहला 230 का टारगेट है, ऊपर आएगा। अब मान लो आपने 20 शेयर से भी एवरेज कर ली, ऑलरेडी आपके पास 200 शेयर हैं, 50 शेयर से भी एवरेज कर ली, तो 50 शेयर क्या करेंगे, आपके कॉस्टिंग को नीचे करते जाएंगे, छोटा मोटा स्विंग कर करके बीच में से कॉस्टिंग डाउन हो जाएगी, तो वैसे भी आप अच्छे बेनिफिट में भी आ सकते हैं। तो ये लेवल्स भी हमने लिख दिया, स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट भी आपके सामने हमने लिख दिया है, अच्छे से आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक शेयर्स और चेक करवा लेते हैं। कल जहाँ पे अच्छी पोजीशंस बनी थी लॉन्ग साइड की, मैं एक बार ज़रा रचना से उनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ। रचना, कल जो पोजीशंस बनी थी पावर ग्रिड पीएफसी दोनों की काफ़ी शानदार थी, आज भी चांसेस हैं दोनों के चलने के? एक बार अनम्यूट कर लो रचना जी प्लीज। जहाँ तक पावर ग्रिड का सवाल है, पावर ग्रिड में कल बहुत अच्छा मोमेंटम था और चार्ट्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी के चांसेस बन सकते हैं। आज के दिन में ये काउंटर जब तक 320 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के चांसेस और स्ट्रांग होंगे, और ऊपर की साइड पे ये काउंटर 340 और 3 आने वाले दिनों में 350 की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग है। पावर ग्रिड के अलावा दूसरा कौन सा आपने नाम बोला? पीएफसी। पावर ग्रिड और पीएफसी पीएफसी की जहां तक बात है तो इसमें भी काफी तगड़ा प्राइस एक्शन है। कल का इंपॉर्टेंट एवरेज को क्रॉस ओवर करा है प्राइस ने। अब यहाँ पे 485 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है। 485 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है वो कल जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है और कैरी करी उनके लिए एक अच्छा बुकआउट लेवल बन सकता है। उसके बाद इंट्राडे डिप आएगा तो दोबारा से हम बाइंग कर सकते हैं। जब तक 480 होल्ड करेगा तब तक ये पॉजिटिव रहेगा और 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, दोनों ही कल के जो सुपरस्टार शेयर्स थे जिनके पास 7-7, 8-8% तक की बढ़त थी, दोनों पे रचना वैद्य ने आपको ट्रेड बता दिया, कैसे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब विवेक कारवा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के, उनसे जरा करते हैं बातचीत। विवेक सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको वैल्यूएशन का कंसर्न था, मार्केट ने छोटा मोटा डिप दिया, नियर अबाउट 24,000 तक आया 26,000 से, और बैंक निफ्टी भी 2-2,500 पॉइंट करेक्ट हुआ है। आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट वापस लौट आया सर बड़े शेयरों में, फ्रंटलाइन शेयर्स में? और अगर हाँ लौट आया तो फिर एक शेयर का नाम भी बताइए जहाँ पे बाइंग करना शुरू करें। तो डिम्पी जी पहले तो सुप्रभात सभी को। देखिए, जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो काफी हद तक कम हो गया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। आप अगर निफ्टी और सेंसेक्स का फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर देखो तो मुझे लगता है कि लगभग आपका पी बैठेगा निफ्टी का करीबन 19 और 20 के बीच में। फॉरवर्ड अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉट प्रेजेंट अर्निंग, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो अगर 19 आजू बाजू अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस जहाँ पे फेयर वैल्यूएशन जनरली चलता है लार्ज कैप का, वहां पे निफ्टी आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि एक हाथ एफआईआई को बेचना भी है, थोड़ा बहुत मुनाफा लेके घर जाना है। और ये जनरली होता है, नवंबर दिसंबर हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट जहां जहां दुनिया में प्रॉफिट हुआ है हल्का फुल्का इनको बुक करना रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक रैली आती है, वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लार्ज कैप्स में। और जो अर्निंग्स आए थे ये इतने कोई शानदार अर्निंग्स नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत जबरदस्त अर्निंग्स आप अगर दे तो हाई वैल्यूएशन पे आप ट्रेड कर सकते हो, वैसी सिचुएशन नहीं है।
तो इसके लिए एक रेंज में रहेगा निफ्टी मुझे लगता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट लेवल है मेरा। डेफिनेटली आप अगर इंडेक्स स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 है, इनमें आप अगर निवेश करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप गलत नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा बैंकिंग में ही। आप अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक टाइप अगर लेते हो तो देखिए इस बाजार में भी एचडीएफसी बैंक काफी स्टेबल होकर रखा है और मुझे लगता है कि ये 2000 से 2100 तक आपको दिखा सकता है। और जो लार्ज कैप साइड में जैसे रिलायंस है, ये भी आप अब देख सकते हो। और रिलायंस का जो डिमर्ज होके कंपनी निकली थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे भी काफी हरकतें हो रही है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म में वो भी अच्छा आपको करके दिखाएगा। तो लार्ज कैप में डेफिनेटली कंफर्ट है निफ्टी जी। आप ब्लाइंडली अगर आप इंडेक्स भी ले लोगे तो भी आप कमा के नहीं। ठीक है, डन। तो यही बस आपसे पता करना था सर। आपने अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा बहुत था वो कम हुआ है और लार्ज कैप में अगर आप बड़े शेयरों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। विवेक सर ने ओके कर दिया आपको। आगे बढ़े जो रिपोर्ट्स आई ना ब्रोकिंग की, उसमें से एनएमडीसी पे भी एक कॉल आई है। जेपी मॉर्गन की जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। उन्होंने टारगेट प्राइस 210 रखा है, रीजंस दिए, सारे रीजंस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार रचना मैम आप ही चेक करेंगे एनएमडीसी आपकी लिस्ट में कहाँ पे आके रुक रहा है? जी, एनएमडीसी की जहां तक बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये काउंटर जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है। मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन पे होगा ये काउंटर 235 के आसपास। अगर 235 को क्रॉस करके ऊपर निकल पाया तो फिर 250 एंड 60 की तरफ जा पाएगा। और 235 को अगर क्रॉस करने में नाकामयाब रहा तो फिर यहाँ पे दिक्कत और बढ़ सकती है। तो 235 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उसको क्रॉस करने पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एनएमटीसी पर ये नज़रिया। पर एक स्टॉक जो कि जिसमें कल एक भारी गिरावट देखने को मिली वो था एशियन पेंट्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी वीकनेस गहराती हुई दिख रही है। एक बार वैशाली आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रही हैं आप एशियन पेंट्स को चार्ट्स पे, क्योंकि वैशाली आज कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, पर क्या कल की 8% की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद करें? तो मुझसे एक थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, बट आई थिंक द बायस इज करेक्टिव ओनली बिकॉज एक गैप डाउन के साथ खुला है और वहीं पे क्लोजिंग भी मोर और लेस वहीं पे है। सो आई थिंक मे बी अ लिटिल बिट ऑफ अ बाउंस बैक, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ क्लैरिटी है कि एक बॉटम आउट हो चुका है। क्वाइट लाइकली दैट थोड़ा और भी डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और भी गिरावट हावी हो सकती है। पर वैशाली कोई लेवल्स हाईलाइट करना चाहेंगे? अगर गिरावट रही तो कौन से स्तरों तक जाना चाहिए इसको? यस, तो अगर आप बाउंस की बात कर रहे हैं तो आई थिंक मैक्सिमम टुवर्ड्स 2800 टू 2900 लेवल्स। और अगर ये फर्दर डिप अगर करेक्टिव मूव आता है तो आई थिंक दिस कैन गो टुवर्ड्स 2300 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर गिरावट आती है तो 2300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। पर रचना जी, कल जिस तरीके से मजबूती या फिर एक सपोर्ट आईटी काउंटर से आते हुए दिखा, आप कैसे देख रहे हैं ऐसे? क्योंकि ग्लोबली भी हम नैस्डैक में देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार है। यहाँ पर देखें तो इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, कितने सारे नाम दिग्गज IT कंपनीज़ के शामिल थे जो कि कल निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में थे। रचना जी, कोई IT काउंटर जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग लगता हो, जहां पर अभी भी मौके हैं? IT काउंटर्स में कल स्ट्रेंथ थी और ये स्ट्रेंथ के कंटिन्यूटी के भी होप्स हमको नहीं पूरी कम्युनिटी को है। तो यहाँ पे एक काउंटर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी दैट इज HCL टेक। HCL टेक का चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये काउंटर 1900 एंड 1930 की तरफ भी जा सकता है और यहाँ पे पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो सकती है। 1890 पे जब पहुंचेगा, अभी 1870 के आसपास है, 1890 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो निकल जाना चाहिए और फिर 1930 की तरफ ये काउंटर जाना चाहिए। और अगर मिड कैप की IT की भी बात करें तो LTIM वगैरह में भी अच्छे चांसेस हैं मूव के, तो वहां पे भी एक नजर रखी जा सकती है। टेक, यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए। IT पैक में से एक मजबूत स्टॉक है जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए। पर इस बीच एक और स्टॉक है जिसमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो वो था स्ट्रेंट। एक बार आपसे समझना चाहेंगे विवेक, आप कैसे
देखते हैं और आप क्या नज़रिया रखते हैं ट्रेंड पे। नो डाउट कि ट्रेंड एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, जहां पर हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, जिस तरीके से वेस्ट साइड ज़ूडियो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी और अलग अलग डिविजन्स में जाते हुए मैनेजमेंट ने ना ही सिर्फ ये दिखाया कि किस तरीके से वो सक्षम है ये सभी डिविजन्स को होल्ड करने में, इनको एक्सप्लोर करने में, बाकी आने वाले टाइम के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। पर जिस तरीके से स्टॉक का रनअप हुआ है विवेक, कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है। पर अभी भी आश्चर्य की बात यह है कि ब्रोकरेज हाउसेस इस पे 8,000 9,000 तक के टारगेट्स देते हैं। आप कैसे देखते हैं विवेक ट्रेंड का स्टॉक और क्या नज़रिया है इस पे? देखिए सृष्टि, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रिपोर्ट्स इग्नोर करके अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। अब अगर कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो जो इतने स्टोर्स ये लोग खोल रहे हैं, एक तो केपेक्स लगाई है, वो तो 100% श्योरिटी है। और आज के दिन में आप चाहे वो कोई भी रिटेल स्टोर हो, कोई भी चाहे क्विक फॉर्मेट फूड स्टोर हो, चाहे जैसे डोमिनोज वगैरह है या फिर पैंटालून्स है या फिर ट्रेंट है, इनका जो जो बोलते हैं ना स्टोर रेवेन्यू, स्टोर के रेंटल्स, ये आज के दिन सब कुछ बहुत ही स्काई रॉकेट होके रखे हैं। तो केपेक्स पे आपको कमा के आगे चल के रिजल्ट्स दिखाने में समय लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप केपेक्स कर दिए और कल से आपको नतीजे भी दिखने को मिल जाएंगे। इसके लिए स्टॉक तो 8,000 गया ही था और एक करेक्शन होके यहाँ पे आजू बाजू ट्रेड कर रहा है करीबन 6,500 के। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड है। आप अगर पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको लगेगा कि एटलीस्ट वैल्यूएशन डबल द वैल्यूएशंस पे ये चल रहा है। तो अब स्टॉक करेक्ट होगा नहीं होगा, बाजार में ऐसे होता है ना, मतलब बाजार कैन बी मोर से क्या बोलते हैं एकदम, इट कैन बी टोटली इरेशनल एंटिल यू आर सॉल्वेंट। कोई एक सिचुएशन होती है बाजार में तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा और जब जब आपको मौका मिले, अगर आपने लेके रखा हुआ तो मुनाफा बुक करके रखो तो ही अच्छी बात होगी। ठीक है विशाली, एक और मेटल कंपनी है मेरे पास, जरा आपका टेक चाहिए उस पर। दो अलग अलग रिपोर्ट भी आई हैं। एक तो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है हिंडाल्को पे, जिनका टारगेट प्राइस है 860 रुपये, और एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जिनका टारगेट है 735 रुपये। हिंडाल्को का कल का भाव जो बंद हुआ है 655 है, यानी कि दोनों रिपोर्ट्स काफ़ी बुलिश दिख रही हैं। एक ने मेंटेन बाय रखा, एक ने ओवरवेट किया। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना चाहे तो दिखा दीजिएगा। हिंडाल्को, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है। विशाली, एक बार आपका टेक चाहिए। ये बात सच है कि निफ्टी को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटी नहीं है, आईटी के अलावा मेटल्स की भी रिक्वायरमेंट है। हिंडाल्को सबसे सही प्लेस्ड लग रहा है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, ये जो टारगेट सामने लिखे हुए हैं 860, 735, यहाँ तक आने के चांसेस हैं कितने? हिंडाल्को करंटली मेक और ब्रेक लेवल, सो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि निफ्टी को बाउंस आना है और ये सब स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आवश्यक है, तो आई थिंक हिंडाल्को फिलहाल 200 डे लेवल्स पे टिका हुआ है और कल की एक बुलिश कैंडल बनी है। सो कल के लो के साथ इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। टू स्टार्ट विथ फर्स्ट टारगेट हम देखेंगे 680 टू 700 लेवल्स। एक बार 700 क्रॉस करता है तो फिर हायर टारगेट्स देख सकते हैं, बट फिलहाल एक छोटे से ट्रेड से शुरुआत कर सकते हैं विद यस्टरडेज लो एज स्टॉप लॉस। अच्छा विशाली, एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं मान लो कोई लिस्ट बना रहा हूँ अपने शेयर्स को होल्ड करने की, तो क्या हिंडाल्को भी उसमें डाल दूं? आई वुड थिंक सो, बिकॉज हिंडाल्को एक फ्रंटलाइन अच्छा सा स्टेडी स्टॉक है। मैं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख रही हूँ तो ट्रेंड सही है, तो इतना थोड़ा सा करेक्टिव मूव तो जायज है। तो बट आई वुड नॉट से कि पूरी बाइंग ये लेवल पे करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन। तो अगर डिप आता है तो आई थिंक 630 620 इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट हिंडाल्को विटनेस कर सकता है, तो अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक्यूमुलेट करते रहो। छोटे छोटे डिप में भी आपको अगर प्लस करने को मिलता है तो रखो, लेकिन ये ध्यान रखा जाए उन लोगों के लिए जो टिपिकली लॉन्ग टर्म होल्डिंग से करना चाहते हैं। देखिए मार्केट में भी बात हर बार आप भी सुनते होंगे, हम कहते भी हैं कि जब भी कोई गिरावट आए अच्छे शेयर्स को प्लस करो। भाई गिरावट आ तो गई, और कितनी गिरावट चाहते हो आप? 24,000 का आ तो गया निफ्टी। अब धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए। ये बात भी ठीक है कि एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, फिर हो क्या, फिर क्या एक्यूमुलेट करें?
तो जो एक्यूमुलेशन है, यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले विवेक सर से पता की थी। उन्होंने कहा बड़े शेयरों को शुरू करो, रिलायंस को करो, HDFC को करो। अभी मैंने यही बात वैशाली पारिक से पूछी, उन्होंने बोला कि हिंडाल्को को भी कर सकते हो एक्यूमुलेट। यही बात मैं एक बार जरा रचना वैद्य से पता करना चाहता हूँ। रचना मैम, एक्यूमुलेशन ही करना है, इकट्ठा करना है किसी शेयर को, तो किस शेयर के साथ शुरुआत करें? मार्केट के इस लेवल पे 24,000 के आसपास खड़ा होके मेरे को एक्यूमुलेशन को स्टार्ट करना है। रखूंगा 2, 5 साल, 10 साल भी रख सकता हूँ। एक शेयर का नाम बता दोगे, काम चल जाएगा। देखिए, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक ठाक भी आए हैं, भले अभी खराब मार्केट होने की वजह से उनको भी ज्यादा रिवॉर्ड नहीं करा मार्केट ने, लेकिन उन नामों में से आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। जैसे एक हो गया SBI बैंक पे नजर रख सकते हैं आप, M&M पे भी नजर रख सकते हैं, काफी सारे परसिस्टेंट पे, IT में, मिड कैप पे नजर रख सकते हैं, इंडियन होटल्स पे नजर रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है जहां आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे रचना ने भी बता दिया आपको। हालांकि ये बहुत ही आसान तरीका हो सकता है कि आप एक्यूमुलेशन पहले टॉप 50 कंपनीज के साथ करें, फिर थोड़ा और डिप आए तो उसमें से 100 कंपनीज को भी चुनने लग जाए, 200 कंपनीज तक भी चले जाएं। लेकिन जब भी फर्स्ट राउंड का एक्यूमुलेशन शुरू करें ना, तो बड़े शेयरों के साथ ही करें। और आप देखिए, रचना ने बोला, चाहे विशाली मैम ने बोला, चाहे विवेक जी बोल रहे हैं, वो सब आपको बड़े नाम ही दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि सुज़लोन को एक्यूमुलेट कर लो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप जाइए और इसके अंदर अभी एक कोई रेलवे काउंटर जाके खरीद लो। उन्होंने सबने हिंडाल्को, रिलायंस, SBI, इस तरह के बड़े नाम दिए। तो किसी को भी आज अगर शुरू करना है पोर्टफोलियो, देर कभी नहीं होती। अगर आज किसी को पोर्टफोलियो शुरू करना है तो आज से शुरू करें और इन्हीं शेयर्स के साथ करें। यूट्यूब को थोड़ा आगे पीछे करके देख लें, सभी शेयर्स के नाम उन्होंने बोल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर जरा मैं और चेक करवा लेता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज, नहीं ये भी छोड़ देते हैं। फेडरल बैंक 207 रुपये का है। विवेक सर, आपकी इस पे रिकमेंडेशन क्या है फेडरल बैंक पे? देखिए, स्मॉल बैंक साइज में अगर आप देखो, मतलब स्मॉल भी नहीं, मैं बोलूंगा कि मीडियम साइज, करीबन 50-51 हजार करोड़ इसका मार्केट कैप रहेगा। वैल्यूएशन वाइज आज भी इसमें कंफर्ट है डिम्पी जी। मैं तो फिलहाल अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि जो BFSI सेगमेंट है वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा है लार्ज कैप में। इसके लिए मैंने जो रिकमेंडेशन भी दिया था वो HDFC और कोटक का नाम ही लिया था सबसे पहले। तो अगर आप फेडरल बैंक भी देखते हो तो करीबन 12-13 की PE पे मुझे लगता है कि ये आराम से 240-250 का स्टॉक वापस होके आपको दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो आगे चल के ऐसे ही आपको बैंक्स लेने हैं जहां पे ग्रोथ है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, और आगे चल के जैसे इकोनॉमी रिकवर हो रहा है और अगर वर्ल्ड एट पीस होता है ओवरऑल ट्रम्प के आने के बाद, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एज सच ओवरऑल बेनिफिट करने वाला है। तो मेरी तो इसमें एक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी। आप शॉर्ट टर्म मत देखिए इस पे। एंटरप्राइज वैल्यू इसका करीबन 3-1 लाख करोड़ होगा, तो कंफर्ट जरूर है, तो ऑन एवरी टिप आप इसको बाई करना होगा। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और IT लगातार कमजोर बाजार में भी कमान संभाले हुए, और इस वक्त विवेक की भी कह सकते हैं मोहर लगती हुई। बैंक्स, फाइनेंशियल्स एज अ बैकबोन हमने देखा कल के सत्र में भी, इनफैक्ट अच्छी मजबूती IT पैक से और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल से नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त प्री ओपन अपडेट अगर देखें, बाजार 24,200 के लेवल्स को कायम रखने की कोशिश में इस वक्त जद्दोजहद करते हुए करीब 77 अंकों की तेजी। निफ्टी में प्री ओपन में इस वक्त आप देख पाएंगे का दिन तेजी और मंदी के बीच जैसे बाजार झूलता रहा, एक रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली। और इनफैक्ट कह सकते एक वक्त था जब 24,000 के लेवल्स तक नीचे जाते हुए देखिए, एक वक्त था जब 300 पॉइंट्स की अपमूव भी वहां पर देखने को मिले, 24,300 तक भी पहुंचने की लगातार कोशिश दिखती रही, लेकिन लास्ट में इन द एंड फ्लैट ही क्लोज हुए। इससे सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि एक अनसर्टेन जोन में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाजार की शुरुआती तेजी या मंदी पर ना जाए, उसे सेटल होने दे और उसी के बाद कोई पोजीशंस या कोई डिसीजंस ले। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे समझते हैं बाजार पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। चंदन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डेड कैट बाउंस कल हमने देखा, इस वक्त 24,200 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करने की कोशिश। क्या सेंस करते हैं मार्केट के लिए आप, और आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? बिल्कुल, नमस्कार मानसी जी और सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में जद्दोजहद चल रही है बुल्स और बेयर्स की, और कल एक बड़े रेंज में ट्रेड हुआ, बट जो ब्रॉडर रेंज है वो मार्केट तोड़ नहीं रहा है। नीचे में 23,850, ऊपर में 24,500, और एक बड़ा रोलर कोस्टर राइड देखने को मिला। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है तब तक ये रोलर कोस्टर राइड कंटिन्यू रहेगा। अग्रेसिव स्टेंस इंडेक्स में तभी आएगा जब या तो 24,500 के ऊपर होल्ड करें,
और अग्रेसिव बिकवाली तभी आएगा जब 23,850 के नीचे तोड़े। तो ये जो 500 से 700 पॉइंट की रेंज है उसको हमें डील करना पड़ेगा। बट इंट्राडे के स्विंग की बात करें तो 24,000 से 24,300 का लेवल है। तो इंट्राडे प्ले करना है तो 24,000 के सपोर्ट से बाय ऑन डिप करें 24,300 के लिए। पोजिशनल प्ले करना है तो 23,850 के सपोर्ट से बाय करें 24,500 के लिए। 24,500 निकलेगा तभी तेजी है, अदरवाइज आपको एक लिमिटेड रेंज में छोटे छोटे ट्रेड करके आपको मार्केट के मूव को कैप्चर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो देखें कहीं ना कहीं इस बाजार में निफ्टी आईटी अपना दमखम बनाए हुए है। निफ्टी आईटी में पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी हुई है और इनफैक्ट देखें तो जो प्रीवियस मंथ का डिक्लाइन था वो पिछले 5 दिनों में रिकवर हो चुका है। तो इस इंडेक्स में स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं जो डाउ में स्ट्रेंथ आई है उसको भी आईटी काउंटर थोड़ा सा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब निफ्टी आईटी में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकला है और कोफोर्ज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। इस साल की बात करें तो 28 से 30% का रैली बना है। हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन इंटेक्ट है तो इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। 7,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। 8,350 8,400 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पावर कंपनीज अच्छी लग रही है और पावर ग्रिड में यहाँ पे बॉटम हुआ है। स्टॉक ओवरऑल देखिए तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस दिखा रहा है। जरूर पिछले 6-7 दिन में करेक्टिव मूव आया था बट एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं और यहाँ पे लगभग 14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है विथ डिसासिव होल्ड अबो 325। जिसके लिए पावर ग्रिड पे खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 323 के स्टॉप लॉस है। 345 तक ये काउंटर उछाल मारता हुआ नजर आना चाहिए। तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त चंदन की तरफ से कोफोर्ज और पावर ग्रिड। कोफोर्ज पर हमारी नज़र कल क्लोजिंग के दरमियान थी। 8,400 तक के टारगेट्स चंदन को नज़र आते हैं। 8,120 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त प्री ओपन में करीब आधे % की तेज़ी दिखाते हो। 345 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए पावर ग्रिड में भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है चंदन कि भारतीय बाजार का मूड क्रूड कितना सुधार सकता है। करीब 2% की गिरावट हम देख रहे हैं। $72 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर एक बार फोकस करते हैं। वहां पर कोई राय, कोई बेट्स आपके हिसाब से अगर बन रही हैं तो? देखिए क्रूड की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में उसकी वजह से थोड़ा उठापटक हो रहा है। बीपीसीएल की बात करें तो स्टॉक गिर नहीं रहा है बट स्विंग्स भी नहीं आ रहे अपसाइड के। पिछले 10 दिनों से एक बड़े दायरे में है। 320 इमीडिएट हर्डल है, 300 सपोर्ट है, तो 300 320 एक बड़ा दायरा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बीपीसीएल में मैंने काफी एक डिटेल स्टडी किया था जिसमें 320 एक मेजर लेवल उभर के नजर आया है। क्योंकि पिछली बार जब भी अब गिरा था तो 320 नहीं तोड़ रहा था और कम से कम ये स्टोरी पिछले 80 दिनों से चल रही है। 80 डेज से लगभग 320 को एक मेजर लेवल बना रहा है। तो 320 निकल जाता है तो बिल्कुल बाय बनेगा बट जब तक 320 नहीं निकलता है हमें लिमिटेड और केप्ड अपसाइड की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल में भी आप देखोगे कि एक रेंज बाउंड बायस है, मल्टीपल हर्डल्स इंटेक्ट है, 400 की कॉल राइटिंग है। 400 नहीं निकलता है तब तक अपसाइड केप है। तो ये लेवल से ध्यान रखना चाहिए बट याद रखें 320 यदि बीपीसीएल में निकल जाता है तो बड़े बॉटम बनेंगे 10-15% की रैली के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए इन प्लेयर्स पर भी एक नज़र रहनी चाहिए। भले ही दूसरी तिमाही के नतीजों का दौर अपने आखिरी चरण में है लेकिन इस वक्त भी मैनेजमेंट कमेंट्री, कॉन कॉल, हाइलाइट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर होनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें भी हैं जिस पर बाजार खुलने से पहले एक नज़र हो जानी चाहिए। नवरत्न शेयर्स की सूची लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है ब्रिटानिया पे हम नज़र रखेंगे। कमज़ोर दूसरे तिमाही के नतीजे आए। वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो सिर्फ 8% आया है। बाजार का अनुमान ये लगभग 10 से लेकर 11% का था और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण जो है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने मिली है। और याद रखिए जो डिमांड है कंज्यूमर की वो भी थोड़ी कम हुई है, स्पेशली अर्बन एरिया को लेके। अब दूसरा कंपनी रहेगा हिंडाल्को। यहाँ पे जो है उनकी इंडिया बिजनेस में स्ट्रेंथ देखने मिली है। ऑलरेडी नोवेलिस ने अपने नंबर्स दे दिए थे जो वीक थे और हमने स्टॉक में ऑलरेडी रिएक्शन देख लिए थे बट ओवरऑल कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आ रही है स्पेशली इंडिया बिजनेस को लेके। हालांकि नोवेलिस की आईपीओ को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अभी भी चैलेंजिंग डिमांड सिनेरियो है तो अभी तक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं। एनएमडीसी की बात करें तो जो है मिले जुले दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं लेकिन बोर्ड ने एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन जो है अनाउंस किया है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर्स मिलने वाले एज अ बोनस इशू। तीसरा स्टॉक के बाद हमारा चौथा स्टॉक रहेगा टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन। नतीजे अच्छे आए थे, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई और ओवरऑल 2200 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है जो एक इंडस्ट्रियल कस्टमर जो है नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड उनसे इनको मिला है। तो इन पर जो है नज़र रखिएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ
बहुत स्ट्रांग आई है, ऑलमोस्ट 2.8% का ग्रोथ देखने मिला है और एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है इनके डिलीवरी सेगमेंट में अभी आया है। इसके अलावा बात करते हैं तो ओवरऑल कहेंगे एशियन पेंट्स की कॉन कॉल हुई थी जहाँ पे इन्होंने जो है कुछ बड़ी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि डिमांड में अभी भी जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, कोई डिस्रप्शन भी नहीं देखने मिला है नए एंट्रेंट से और एक सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान रखें वित्त साल 2025 के लिए। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं LTTS की। यहाँ पे जो है लगभग 100% स्टेक की जो है ये एक्विजिशन करने वाले हैं इंटेली सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में, जिसका जो कुल वैल्यू है लगभग $110 मिलियन का रहेगा। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में भी है। इसके अलावा नुवामा की बात करेंगे, हमारा अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे बात करें आरती इंडस्ट्रीज़ की, मेंटेन बाई रखा है और टारगेट प्राइस जो है उसको कट कर दिया है 600 रुपये से, पहले ये 903 रुपये का था। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करेंगे तो JP मॉर्गन जो रिपोर्ट आई है LIC की, जहाँ पे अपग्रेड कर दिया है ओवरवेट से अंडरवेट तक और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 790 से बढ़ा के 1075 तक। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट में देने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, पर इस बीच हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उनके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तेजस, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक कॉल्स हैं जहां पर आपकी नज़र है फिलहाल? गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला जो पिक है वो PSU बैंकिंग स्पेस से है और काफी दिग्गज शेयर है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक जो है एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी रिस्पेक्ट करके बाउंस कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से स्टॉक ने एक हल्का सा पुल बैक दिया था और वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो स्टेट बैंक ऑफ का जो इंडिया का जो शेयर है हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 820 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 875 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 900 का। और जो दूसरा जो काउंटर मुझे पसंद है वो है PFC लिमिटेड। ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है करीबन 430 से लेके 35 के बीच में और कल के सत्र में हमने देखा कि एक स्विंग जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था 474 का, उसके ऊपर बंद दिया है। प्लस इसने जो है अपनी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल क्लोज दिया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है, जो दिखा रहा है कि एक स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो PFC में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 464 का, पहला लक्ष्य रहेगा 500 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 515 का। अब हम जरा मार्केट्स के ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं बाजार के अभी ओपन होने में, तो लेवल जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। फ्रीज लेवल कौन से हैं? अच्छी बात यह है कि 84 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि 24,200 के ऊपर खुलेगा। तो जो पहला पड़ाव था रेजिस्टेंस का कि 24,200 हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो इसने गैप के साथ पार किया है। अब ये 24,200 को मेंटेन रखे तो 100-150 पॉइंट और भी जोड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, गुंजाइश तो पूरी है। विक्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, निफ्टी बैंक पे आते हैं क्योंकि कल काफ़ी अच्छी बढ़त थी, तो आज इसने एक लेवल पार किया गैप का, वो है 52,000। 52,000 के ऊपर ये भी खुलेगा, 177 पॉइंट की बढ़त है। तो दोनों ने 2 इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खुलेगा मार्केट, लेकिन इसको मेंटेन करना ही चैलेंज है। जैसे 52,000 को मेंटेन करना बैंक निफ्टी के लिए आज का चैलेंज है। आप कर लो, बैंक निफ्टी 1 मिनट में रिवॉर्ड देगा। आप ट्रस्ट मानेगा 5 मिनट में 100 पॉइंट बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी, इतनी पावर है बैंक निफ्टी में भी चलने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लेवल्स हम पा रहे हैं गैप के साथ, उसी को ही मेंटेन कर ले अगर ये मेंटेन हो जाए, क्योंकि अभी भी ना मार्केट बहुत एक चर्निंग वाले फेज़ में है, एक रेंज के फेज़ में है। अभी एक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, चंदन जी और हमारी एक एंकर मानसी, उन्होंने कहा कि कश्मकश चल रही है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। टिपिकली एग्जैक्टली वैसा ही है, दोनों अपनी अपनी पावर्स दिखाना चाहते हैं और अभी भी टसल वो जारी है रेंज में। स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको मैं। HDFC आज हल्के से गैप के साथ खुल रहा है 5 रुपये, रिलायंस हल्के से गैप के साथ खुल रहा है 2 रुपये। तो ये कुछ 2 बड़े शेयर हैं जिनके साथ आज आपको गैप मिल रहा है।
आज निफ्टी का टॉप गेनर जो शेयर बनने जा रहा है, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले जरा निफ्टी काउंटर्स आपको दिखाता हूँ। उसमें हिंडाल्को खुलेगा 1.5 से 2%। दो रिपोर्ट्स आई, एक 750 का, एक 800 प्लस का टारगेट दे रही है। और विशाली पारिक ने भी आपको कहा है कि प्लस करके रखना। ONGC, SCL टेक, ट्रेंट और JSW स्टील, ये कुछ एक और शेयर हैं जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त खुलेगी। एशियन पेंट्स में आज भी टिक हरे निशान का, शुरुआत में तो नहीं आएगा, बाद में आ जाए तो आ जाए, फिलहाल वो कमज़ोर खुलेगा। ब्रिटानिया भी हल्की सी कमज़ोरी के साथ ही खुलने जा रहा है। साल का कोई भी शेयर अभी आज का हाई नहीं लगाएगा, देखते हैं खुलने के बाद किसका हाई लगता है। चांसेस SCL टेक के ज़्यादा हैं कि वो शायद साल का हाई टेस्ट करें। अब आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे कि जहाँ पे आज स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। जुबिलेंट फूडवर्क 4% ऊपर खुलेगा। UPL भी ऊपर आज खुलेगा। कल नंबर्स आए थे, बेहद ख़राब था, आज 2% ऊपर खोल रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट की ओपनिंग हुई है, शेयर्स का एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। 1200 शेयर इस समय बढ़कर का आए हैं और 24,200 के ऊपर ही मार्केट ने पहला टिक दिखाया और 67 पॉइंट की बढ़त अभी भी है। बैंक निफ्टी में जो बढ़त है वो इस समय करीब 138 पॉइंट के और 52,000 के आसपास खुला है। कहने का मेरे मतलब है कि 52,000 और 24,200 ये दोनों को आज दिन भर में मेंटेन रखो तो आपका काम बनता जाएगा। शुरुआत में इंडिया विक्स हल्का सा प्रेशर में है, लेकिन अभी मत देखो इंडिया विक्स को, 10 से 15 मिनट में बाद देखना, अभी थोड़ा और सेटल हो जाए। आप आइए जरा बड़े शेयर्स दिखाना शुरू कीजिए स्क्रीन पर। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा L&T HUL, फिर चौथी कड़ी में दिखाइएगा ये IT वाली कंपनीज़ हैं। आप देखेंगे अभी तक 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर फायर हुए हैं, दोनों में ही सपाट है। TCS 10 रुपये ऊपर, इन्फोसिस 10 रुपये ऊपर, L&T और HUL और फायर कर दो। L&T 18 रुपये ऊपर और HUL और फायर करो। HUL ऑलमोस्ट फ्लैट। ये 6 शेयरों में से आप देख रहे होंगे 2 शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इन 6 शेयरों के पास 50% ज़्यादा की वेटेज है मार्केट की। तो अभी आप इन सब में से देख रहे होंगे कि ज़्यादातर शेयर ठीक ही हैं। तो आज मार्केट के पास वेटेज से टूटने का चांसेस नहीं है कि हाँ जी वेटेज वाला शेयर ख़राब हो गया था इसलिए बाज़ार को नीचे आना पड़ा, ऐसा अभी तक स्क्रीन पर नहीं दिखा मेरे को। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है 1500। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 24,200 के गैप जो मिला है इसका फ़ायदा उठाया आज मार्केट और ट्रैपिंग करे, थोड़े शॉर्ट्स की कवरिंग करे। विक्स वगैरह भी आपके फेवर में ही है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी, ठीक है। देखते आज, हालांकि मेरा जो दिमाग और डाटा ये सब कह रहा है वो ये कहता है कि थोड़ा निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई रह सकती है 24,200 का गैप होने के बाद कि 24,350 400 तक के वापस एक अटेम्प्ट ले ले, ठीक। इसके अलावा अडानी और अंबानी ग्रुप के शेयर्स भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। अडानी ग्रुप के शेयर्स में ऑलमोस्ट सब में हरा निशान दिखेगा, बट परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज गेन है। आप अपने स्क्रीन पर वो सारे शेयर्स भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसमें UPL अब 6% ऊपर आ चुका है। कल नंबर्स ख़राब थे, उसके बाद की कमेंट्री आई तो उसके बाद कुछ हद तक ढांढस बंधा है, ये करीब 6% ऊपर आ गया। जुबिलेंट फूडवर्क 4% ऊपर आ गया। और आज जिन शेयर्स के साथ नुकसान हुआ उसमें ITI है। ऑर्डर के बस से शेयर चला ज़रूर था लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। NMDC पे भी आज जो रिपोर्ट आई है अंडर परफॉर्मेंस की, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज दिख रहा है स्क्रीन पर, 2% नीचे। ब्रिटानिया भी 2% नीचे आके कामकाज कर रहा है। साल का हाई टेस्ट करने वाले शेयर हैं फेडरल बैंक, SCL टेक और कफोर्ज। इन्होंने आज साल का यानी कि 52 वीक हाई अपना टेस्ट किया है। जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, ज़रा बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 24,200 को मेंटेन करना शुरू कर दिया। मार्केट खुले हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट में हमने 24,200 को सरेंडर नहीं किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। आप देखोगे अपने स्क्रीन पर मेटल स्टॉक्स थोड़ा ऊपर आए हैं और जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि चर्निंग अगर होती है तो उसमें मेटल्स, ऑटो का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सारा कुछ IT के नाम पे नहीं बिल फाड़े जा सकते, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। हिंडाल्को, अडानी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSPL, टाटा स्टील, ये सब कुछ इस समय आपको बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। और इसमें आप हिंद कॉपर को भी देखेंगे जो करीब 1% ऊपर है। निफ्टी का अगर ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी टाटा मोटर्स आपको ऊपर दिखेगा, बजाज ऑटो ऊपर है, लेकिन M&M, आयशर, मारुति सुजुकी इस समय लाल और हरे निशान में जूझ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगला सेक्टर जो है वो IT का है। IT के सारे शेयर्स आपके ठीक हैं। चंदन तापड़िया, विशाली पारिक, रचना वैद्य, विवेक सर, खुद सबका ये मानना है कि इस समय IT इस समय ठीक पोजीशंस पे है। ये बात सच है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ IT खड़ा करोगे तो मार्केट नहीं चलेगा।
आईटी के अलावा 2 सेक्टर्स और चाहिए जिनमें बहुत अभी भी उम्मीदें हैं। एक है मेटल्स, दूसरा ऑटो, इनका भी आना जरूरी है। ये पावर ग्रिड इंडेक्स है, कल सारे शेयर्स ऊपर थे, पीएफसी, पावर ग्रिड वगैरह इस तरह के जो फाइनेंसिंग और ग्रिड के कारोबार से थे, लेकिन आज सेलेक्टिव पावर्स आपको और दिखेंगे। ये बैंक का इंडेक्स, एसबीआई ऊपर, एक्सिस बैंक ऊपर, आईसीआईसीआई ऊपर, तो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बड़े शेयर्स आज मार्केट के अंदर फिर से रोल अपना रहे हैं। इसकी वजह से आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 150 पॉइंट ऊपर आके अभी भी 52,000 को मेंटेन करने में सक्षम है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, जद्दोजहद अगला 10-15 मिनट और चलती है। 24,000 और 52,000 मेंटेन रहे, 24,200 और 52,000, तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको सामने कुछ एक सेक्टर थे। अब जरा अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, वह मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड का इंतजाम कर रहे हैं। बेहद पॉजिटिव शुरुआत इस वक्त बाजार की कहेंगे। 24,200 पे इंटैक्ट खड़ा हुआ निफ्टी। हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। ऑयल एंड गैस देख लीजिए, आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, मेटल, अक्रॉस द सेक्टर्स अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती। और आज बाजार ने एक चीज जरूर प्रूव कर दी कि बाजार की तेजी या मंदी का एकमात्र पैरामीटर सिर्फ इंडेक्स नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ, जिसका लगातार हम जिक्र करते हैं, जो हम लगातार ओपनिंग या क्लोजिंग के दरमियान एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपको बताते हैं, वो सबसे बड़ा पैरामीटर। इस वक्त अगर देखेंगे एडवांसेस का पलड़ा भारी है, बाजार में मोमेंटम है। और आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक एक कर जान लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स उनकी तरफ से क्या हैं। चंदन, टू स्टार्ट विथ यू, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को, मजबूत शुरुआत को, और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? बिल्कुल मजबूत शुरुआत है, बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में नीचे के लेवल से रिकवरी तो आ रही है, बट रिकवरी के बाद फॉलो अप एक्टिविटी होगा तभी बाजार अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि 23,850 का बेस है, वो 24,000 पे शिफ्ट हो जाए तभी हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। स्टॉक वाइज देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे थे, और यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से मैं बीपीसीएल पे फोकस करना चाहूंगा। अभी लगभग 317 चल रहा है। 2 कंडीशन रखे, या तो मौजूदा लेवल पे ले लें आप 310 के स्टॉप लॉस से, और 320 लिख ले तो शॉर्ट कवरिंग के लिए और पोजीशन ऐड कर लो। कहीं ना कहीं 310 के सपोर्ट से 320 तो निकल जाएगा, 335-340 तक के स्विंग यहाँ पे बनते हुए नजर आने चाहिए। सीएल है चंदन के रेडार पर 318 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तेजस, बाजार की इस तेजी पर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यहाँ नजर है आपकी? देखिए, बाजार में अगर देखेंगे तो निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है, तो 52,000 का एक इम्पोर्टेंट स्तर है। अगर वो सस्टेन कर लेगा एक इनिशियल 1 और 2 आवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को। तो मेरा जो पिक है वो है बैंकिंग क्षेत्र से ही है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक मैंने जो दिग्गज रिकमेंड किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, और कल के सत्र में हमने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है स्टॉक में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 251 का, पहला लक्ष्य रहेगा 266 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 271 का। बड़ौदा 271 तक जाता हुआ ये नजर आ सकता है। खरीदारी इन स्तरों पर भी की जाए, और टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर, तेजस जी के रेडार पर। विवेक, बाजार खुलने से पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपने अपना भरोसा जताया था, और बाजार खुलने के ठीक बाद हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन, अच्छा मोमेंटम। लेकिन इसके ठीक साथ साथ विवेक है हमारे साथ। ओके, विवेक नहीं है, लेकिन इस तेजी के ठीक साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट प्लेज, हम देख रहे हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स। और आईटी आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार को जब जरूरत थी तब भी संभाल रहा था, इस तेजी में भी संभाल रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड। चंदन जी, मिड कैप आईटी प्लेयर्स, लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स में एक्शन तो हम देख रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी हद तक सपोर्ट करते हुए, और वहां से इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? बिल्कुल, देखिए, टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज की बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ यहीं पे है, और पिछले लगभग 2 महीने से रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे कमजोरी नहीं है। और स्पेशली पिछले 1 महीने की बात करें जहां पे इंडेक्स गिरा था, आईटी हल्का सा गिरा, बट वापस रिकवर हो चुका है।
और निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस मंथ के हाई पे आसपास आ चुका है, जबकि निफ्टी अभी भी काफी नीचे है अपने हाई के। तो आईटी ने काफी हद तक बाजार को सपोर्ट देने का जिम्मा रखा है। हालांकि देखिए कि मोमेंटम उतना नहीं है, बट सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। हम टीसीएस की बात करें तो वीकली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद में बाइंग इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 4350 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा टीसीएस के बाद में हम इन्फोसिस की बात करें तो वहां पे हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। जरूर 1900 की कॉल की राइटिंग है, बट 1900 भी जाता है तो मौजूदा लेवल से 1.5 से 2% का स्विंग बन जाना चाहिए। उसके अलावा कोफोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, और फॉलोअप एक्टिविटी यदि आपको मिले तो डिक्सन भी अच्छा लग रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे 15,150 के सपोर्ट से कहने की 16,200 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर अच्छे लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में आईटी अल्फा जनरेट करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड लिमिटेड रहेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम प्ले करते हुए नजर आने चाहिए। पर नजर थी, और इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो है आईटी पैक के लिए ओवरऑल डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप प्लेयर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप में कल हमने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड देखा था, और इस वक्त अगेन मिड कैप स्पेस भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ अच्छी शुरुआत के बीच हम देख रहे हैं करीब 400 अंकों की मजबूती। इस मजबूती में कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं? हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक प्लेज हैं, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स हैं, यूपीएल हैं, आरवीएनएल हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स, और बीएसई लिमिटेड का स्टॉक भी है। बीएसई लिमिटेड के आज नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले भी स्टॉक में हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं, करीब 2% की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ। तेजस जी, बीएसई लिमिटेड पर 4714 के लेवल्स पर नंबर से ठीक पहले कोई राय? देखिए, बीएसई लिमिटेड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, बट एक मेजर हर्डल है करीबन वो है 5000 के करीबन है। डे बिफोर यस्टरडे स्टॉक ने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में वेट करना चाहिए। 5000 के ऊपर अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 4800, और लक्ष्य रहेगा 5350 से लेके 5400 तक। तो मेरी राय यही है कि ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए स्टॉक में। यहाँ पे नतीजे ज़रूर हैं, पर थोड़ा सा वेट ज़रूर करें। पर आज अगर हम देखें तो कुछ एक सेलेक्ट सेक्टर्स ही हैं जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। ट्रेंड पर भी हमने नज़रिया लिया था सुबह, आज फिर से देखिए स्टॉक में लगभग 3% की तेज़ी है। काफ़ी करेक्शन के बाद आप देखिए ये स्टॉक में एक अच्छा रीबाउंड आया है। कल भी 3% का मूव था, आज भी इंट्राडे खुलने के बाद भी इसने मौके दिए। अभी आप देखिए लगभग 2.25% की ये तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर चंदन, बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक पे क्या नजरिया है आपका? क्योंकि पूरे स्पेस में देखें तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक 2 दिनों में एक अच्छा रीबाउंड आता हुआ जरूर दिखा है। क्या फिर से 1300 के पार निकलने के लिए तैयार है एक स्टॉक? देखिए, तो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा रिजिलियंस दिखा रहा है, मार्केट गिर रहा है, बट यहाँ पे वीकनेस नहीं है। और जब भी 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहां से ये उछल के वापस 52,000 52,350 पे चला जाता है। आप देखो कल के दिन भी काफी अच्छी नीचे से रिकवरी हुई थी 3 दिन के डिक्लाइन के बाद, और अभी भी 52,000 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट मूवमेंट आएगा। अब जब बैंक निफ्टी चलेगा तो वहां पे 2-3 काउंटर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। एक तो एक्सिस बैंक का रहेगा, और दूसरा मेरा मानना है कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक नीचे के लेवल से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 1245 का मेजर सपोर्ट लिया है, और पिछले लगभग 8-9 दिन के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया है। तो यहाँ पे 1260 के सपोर्ट से खरीदारी बननी चाहिए 1315 के टारगेट के लिए। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 9 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकली है। 1160 के सपोर्ट से 1215 तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। तो बैंक निफ्टी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक ये तीनों रेडार पे रहेंगे। हल्का सा भी बाजार में बाइंग इंटरेस्ट बनता है तो मेरे हिसाब से तीनों ट्रेड यहाँ पे अच्छे खासे वर्क करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ दिग्गज नाम हैं जो कि रेडार पे ज़रूर रहेंगे। पर आज देखिए निफ्टी बैंक को चलने के लिए सपोर्ट ज़रूर चाहिए। एचडीएफसी बैंक का वहाँ से सपोर्ट नहीं आ रहा है, उसको भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एचडीएफसी बैंक निचले स्तरों से रिकवर करता है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 0.25% की गिरावट फिलहाल ज़रूर हावी हो रही है। पर आप देखिए एफएनओ स्पेस में क्या ज़बरदस्त एक्शन आप देखिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स कई दिनों से ये काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और आप देखिए
ओपनिंग के बाद भी इसने ढेर सारे मौके दिए एंट्री के। 0.8% की तेजी है। यूपीएल मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या शानदार तरीके से इसमें परफॉर्मेंस दिखा रही है। 4% की यहाँ पे तेजी है। पर रैमको सीमेंट्स ये भी एक काउंटर है जो कि 4% तेजी दिखा रहा है। हालांकि नतीजे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं आए थे, बट इसी के साथ साथ पूरे ग्रुप को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड ज़रूर है। कुछ खबरों के लिहाज से भी ये काउंटर फोकस में रह रहा है। एक बार तेजस आपसे रैमको सीमेंट्स पे राय लेनी है, क्योंकि कई दिनों से अगर हम इसका लंबी अवधि का चार्ट दिखाएं स्क्रीन पर, लगभग 6 से 7 महीने का, तो ये नज़र ज़रूर आएगा कि 900 के ऊपर निकलने में काफ़ी इसने जद्दोजहद की थी। आज कामयाब ज़रूर हुआ है। पर तेजस, आप इस ब्रेकआउट को कैसे देख रहे हैं और क्या इस ब्रेकआउट में कोई ट्रेड लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, एक इम्पोर्टेंट हर्डल था 900 का रैमको सीमेंट में, जो आज स्टॉक ने सरपास किया है, और एक गैप अप ओपनिंग भी है, एक पॉजिटिव संकेत है। जब भी कोई स्टॉक गैप अप देता है तो वो जो गैप एरिया रहता है वो आने वाले दिनों में सपोर्ट बन जाता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक में आज ब्रेकआउट है तो ट्रेड करना चाहिए। एक हल्की सी डिप पे बाय करना चाहिए बिटवीन 900 टू 905 लेवल। स्टॉप लॉस इसमें आपको लगाना 875 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 930 से लेके 945 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, 930 तक के लक्ष्य जो है आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। रैमको सीमेंट्स ध्यान ज़रूर रखिए। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करे, पर जी हाँ, 900 के लेवल्स को कई दिनों के बाद स्टॉक ने जो है तोड़ा है। और आप देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, तो इसको ट्रैक ज़रूर करते रहिए। पर आज वीकनेस तो है। हालांकि आप कंप्लेन ज़रूर कर सकते हैं कि इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है या फिर काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसके सामने आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं। क्योंकि जैसा मानसी भी हाईलाइट कर रही थी कि एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो भी आप गौर करते रहिए। हालांकि आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि निफ्टी में तमाम स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट का शिकार हो रहे हैं, पर मैं बता दूं कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर गिरावट अभी 1% से ज़्यादा की हो। तो इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए। आज अगर हम देखें तो एक और स्टॉक है इप्का लैब्स, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। और चंदन, मैं एक बार आपसे इस पे राय लेना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप इप्का लैब्स की तेज़ी? 0.4% की ऑलरेडी तेज़ी है, बट क्या किया जाए इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी 1600 के लेवल्स अब फिर से आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, इप्का लैब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट के रुझान बन रहे हैं। भले ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, बट इप्का लैब में बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। की मूविंग एवरेज से काउंटर ने टर्न लिया है, इसके लिए खरीदारी बननी चाहिए। हालांकि 3-3.5% चल चुका है, बट अभी भी 4-5% और चलने की गुंजाइश है। 1565 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 1640 तक के टारगेट का यहाँ पे लक्ष्य बनाना चाहिए। आज का सेशन एक बोरिंग सेशन के तौर पर कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि ना तो आज इंडिया विक्स में कुछ चेंजेस हो रहा है और ना ही मार्केट के पास स्ट्रेंथ और ना ही वीकनेस है। वीकनेस इसलिए नहीं है क्योंकि लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि फॉलोअप बाइंग नहीं है। आपको गैप मिलता है, आप गैप का इस्तेमाल नहीं करते। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट इन रेड आ चुका है। तो कहने का मतलब आज का सेशन इंडेसिस के तौर पर बोरिंग सेशन रहेगा, खासकर ऑप्शंस वाले ट्रेडर्स जो बहुत ध्यान रखना इस बार। हाँ, आपकी 14 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, वैसे भी वीक छोटा है शुक्रवार की छुट्टी की वजह से, तो थोड़ा सा आप आराम से ट्रेड कीजिएगा। आज ऑप्शंस के प्रीमियम को ईट करने का वन ऑफ द बेस्ट डे हो सकता है, दोनों ही स्ट्राइक का। 24,200 की कॉल पुट लगाओ, सामने देखो दोनों के प्रीमियम घटाते बढ़ाते आएंगे। जरा दिखा सकते हो तो दिखा भी देना। 24,200 की कॉल और 24,200 की पुट मार्केट रेंज में रखे, इन दोनों को खाता रहेगा, इनके प्रीमियम्स को ईट करता रहेगा। बट एनी हाउ, आप थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। ऑप्शंस वालों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है ना। प्रीमियम्स हैं अभी भी सिस्टम में, तो प्रीमियम्स को ईट होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी अगले, हो सकता है कल भी मार्केट को रेंज में ही रखें। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और स्टॉक्स चेक करवा लेते हैं। जरा जल्दी से स्पीड से स्टॉक एक्सप्रेस की वो लगाइए स्ट्रिंग, और ताकि हम जल्दी से तेजस और चंदन से स्टॉक्स पता करते हुए चलें। आईटी के अंदर दम तो है, लेकिन आईटी के ही स्टॉक्स पूछूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आईटी के बिना वाले स्टॉक्स भी हैं। बंधन बैंक एक बार जरा चेक करना चंदन सर, कितना दम है, चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, बंधन की बात करें तो बंधन में तो इतना स्ट्रॉन्ग बंधन नहीं है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे एक नैरो रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जरूर आज गिरा नहीं है, बट पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम है।
हालांकि वीकली चार्ट में आप देखोगे, और मैं तो इस ये देख रहा हूँ मल्टीपल ईयर्स के लो पे काउंटर चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। बाउंस आता है तो बाउंस अटक सकता है। एज ऑफ नाउ 182 एक मेजर हर्डल है। कोई भी बाउंस आता है तो 182 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। नीचे में 165 160 के न्यू लाइफ टाइम लो भी यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है चंदन सर, फिर एक और शेयर चेक करो आप। उसमें वॉल्यूम नहीं है बहुत ज़्यादा, बट प्राइस एक्शन ठीक है। जो है ट्रेंट का शेयर 6600 के आसपास का शेयर चल रहा है ट्रेंट, इसको चेक करना आप। बिल्कुल, ट्रेंड में यहाँ पे एक रिवर्सल बना है, और मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेंड ने इतने दिन का बिकवाली देखने को मिला है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर ये ट्रेंड रहा है इस बाजार में। कभी भी पिछले लगभग 2-3 साल ने 50 डे तोड़ा नहीं था, बट अभी तोड़ा है। बट एक मेजर ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है। तो 6500 के सपोर्ट से हम खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। लग रहा है 7000 7050 तक के स्विंग ट्रेंड में बनने चाहिए। ठीक है, एक बार ना जरा स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ आप, खासकर जिसमें F&O के शेयर्स भी शामिल होते हैं। NSE BSE अलग जगह है, उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। F&O को देखो जो कि मार्केट के अंदर इंडाइसिस को ऊपर नीचे करने की कैपेसिटी रखता है। अभी भी 104 एडवांसेस हैं। इसमें मैं बता देता हूँ 104 में से जो लॉन्ग हैं वो करीब 50% और 50% करीब कवरिंग के भी हैं। कवरिंग वालों को मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, लॉन्ग 50% है। और अगर मैं शॉर्ट की रेशियो रखूँ तो अनवाइंडिंग और शॉर्ट मिला के करीब ये 72 शेयर बन रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है। मैं एग्जैक्टली आपको बोलूँ तो F&O वाले शेयर्स में मेरे को NSE और BSE में अभी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भले उनकी रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इंडाइसिस मैनेज नहीं हो रहे। 2900 शेयर हैं, 1500-600 शेयर हैं, लेकिन फिर भी इंडाइसिस मैनेज नहीं हो रहे। वजह यही F&O के शेयर्स की है। इसके अंदर ना आज कांटे की से टक्कर चल रही है। पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है मार्केट के अंदर। HDFC बैंक जो कल का सुपरस्टार था, वहीं 1780 वाली प्रॉब्लम से फिर से जूझ के आया और आज वापस से 1750 के नीचे आ गया। सिलेक्टिव रहो। ये अच्छी मार्केट उस लिहाज से भी है जहाँ पर एक डिसिप्लिन बॉय की तरह रेजिस्टेंस भी फॉलो हो रहे हैं, सपोर्ट भी फॉलो हो रहा है। देखते हैं और क्या होता है। तेजस सर, जरा 2 शेयर आप चेक करना। एक तो हिंडाल्को, मेरे को लग रहा है सुबह से ही हिंडाल्को का डाटा ठीक है, बट प्राइस एक्शन उतना बना नहीं है। क्या मैं इसको पोजीशनली आज ट्रेड और करूं? अगर मैंने नहीं लिया सौदा पंच करूं वापस से? देखो, हिंडाल्को का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। खाली जो है स्टॉक ने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके कल के सत्र में बाउंस दिया है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में अगर कोई रैली आती है करीबन 680 से लेके 695 के बीच में, तो किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो निकल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वीकनेस है वो जारी रहेगी और स्टॉक वापस से नीचे में मेरे हिसाब से 640 तक के भी लेवल छू सकता है। ठीक है चंदन सर, एक शेयर चेक करना, लोढ़ा के नाम से होगा, वैसे तो मैक्रोटेक है उसका नाम, लेकिन लोढ़ा डेवलपर्स के नाम। एकदम से शेयर के अंदर सडन स्पाइक आया है। दिखाना इसका इंट्राडे चार्ट आप दिखाओ। आप देखोगे एकदम से शूट किया है इसने और 15 मिनट के चार्ट पे ऑलमोस्ट डेज हाई पे आके कामकाज कर रहा है। ये 5% ऊपर है। ये RSI के हिसाब से थोड़ा सा महंगा भी हो रहा है। सर कितना और चल सकता है अभी? आज कितना और चल सकता है? बिल्कुल, रियल एस्टेट काउंटर में 2 स्टॉक मेरे रडार पे है। एक तो लोडा और दूसरा है ओबेरॉय रियलिटी, जो बाजार की बिकवाली के बावजूद भी अपने आप को थामे हुए हैं। और लोडा की बात करें तो बहुत अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे आपने ढूंढा है डिम्पी जी। और आप देखोगे तो लगभग 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। पिछले 30 दिनों में लगभग 5 बार ये 1230 1240 के आसपास आता है और अटक जाता है, और अब की बार यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के साथ निकला है। टेक्निकली बात करूं तो एक रफ हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड पैटर्न बना है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से ये काउंटर टिक जाए तो मौजूदा लेवल से लगभग 8 से 10% का रैली भी बना सकता है, क्योंकि इस पैटर्न का जो नेकलाइन है वो 1235 के आसपास है और बॉटम है वो लगभग 1050 के आसपास है। तो कैलकुलेशन करें तो 100 से 150 रुपए का मूवमेंट आना चाहिए। तो वैसे देखें तो 1350 से 1400 तक के टारगेट लोडा के बनते हैं यदि पैटर्न वर्क करता है। तो इसलिए मैं तो खरीदारी की सलाह रखूंगा। इंट्राडे के लिए 1210 का सपोर्ट रहेगा, पोजिशनल 1180 का सपोर्ट रहेगा। 150-200 पॉइंट के स्विंग आपको लोडा में मिलने चाहिए। 1300 और वहां से भी आगे जाने का दमखम रखता हुआ मैक्रोटेक डेवलपर्स टेक्निकली
चंदन दापड़िया का कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन न्यूज़ फ्लोज के चलते भी इनफैक्ट ये मेरे रेडार पर भी था। ताज़ा खबर ये भी है, लोडा डेवलपर्स ने करीब 2.8 एकड़ लैंड पार्सल खरीदा है पूना में, करीब 111 करोड़। तो न्यूज़ फ्लोज के चलते भी मैक्रोटेक डेवलपर्स फोकस में है। टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिविटी और मोमेंटम ही इंडिकेट करते हैं। और रियल एस्टेट पैक की अगर बात करें, आज रियल एस्टेट सेक्टर की चुनिंदा कंपनियां अगर आप देखेंगे, लगभग सारी की सारी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर देखें आरवीएनएल के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। तेजस, आरवीएनएल न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस में है, लगातार ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहता भी है और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए L1 बिडर्स के तौर पर साबित हुआ है। करीब 2% की तेजी 443 के लेवल्स पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ। देखिए, आरवीएनएल की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक ने करीबन 425 के करीबन बेस बनाया है और जो अपनी 200 डे मूविंग एवरेज चल रही है वहां पे, बट एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल पे जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। नीचे में जो लेवल बैठ रहा है वो करीबन 425 के करीबन है और ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 475 के करीबन। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन का जो दौर है वो जारी रहेगा। सो वेट फॉर क्लियर कट ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ। बात पर ही हमने कहा था कि इस शुरुआती तेजी पर कितना कॉन्फिडेंस रखना ये बड़ा सवाल है और ये आई पहली गिरावट। लगभग कह सकते हैं कि हर रोज का ये ट्रेंड हो चुका है कि बाजार खुलते हैं, संभलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट में जो है बिकवाली का ट्रेंड जो शुरू हो जाता है। 24,140 के स्तर पर इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी में शुरुआती तेजी जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी देखेंगे करीब 300 अंकों की बिकवाली दिन की शुरुआत से अगर देखेंगे यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई 52,000 के 51,800 के लेवल्स, करीब 300 अंकों की गिरावट शुरुआती तेजी से देख पाएंगे। इस वक्त अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी के इस फॉल में। सारे के सारे सेक्टर्स जो कि बाजार की शुरुआत में हरे निशान में नजर आ रहे थे वो सारे सेक्टर्स अब लाल निशान में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। महज रियल्टी, एनर्जी और फार्मा है जो कि बाजार को इस वक्त संभाल पाएंगे। तो सेक्टोरल पैटर्न्स जो है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक रिवर्स ट्रेंड आता हुआ महज 15 से 20 मिनट में बाजार की शुरुआती तेजी पर हम देख रहे हैं बिकवाली लगती हुई। लेकिन अगर मार्केट सेटअप और साथ ही रिजल्ट्स की बात करें, लगातार हम कह रहे हैं नॉट सो हैपनिंग रिजल्ट सीजन रहा, लेकिन जो नतीजे ठीक ठाक या अच्छे आए हैं बाजार उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन एक कंपनी है, इसके स्टॉक के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। कंपनी के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए और अगर देखें नतीजे काफी अच्छे रहे। इस वक्त 10% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ, अच्छी खासी मजबूती और कैगर रिटर्न्स की अगर बात करें, लगातार अच्छे कैगर रिटर्न्स कंपनी देने का दमखम रखती हैं, दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी और नतीजों की अगर बात करें, चंदन आपसे एक राय लेना चाहेंगे। त्रिवेणी टर्बाइन आपने इस स्टॉक को रीड किया है, स्टडी किया है, क्योंकि दमदार सेट ऑफ नंबर्स हर लिहाज से अगर देखेंगे इनके ऑर्डर बुक की स्थिति भी काफी मजबूत और अब चार्ट्स पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता हुआ। त्रिवेणी की बात करें तो त्रिवेणी में नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट बना है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 660 इमीडिएट सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 740 तक के स्विंग इस काउंटर में बन सकते हैं। स्टॉक को अगर रीड किया है, नतीजों से ठीक पहले अगर प्ले आउट करने की कोशिश की है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये डिसीजन साबित होता दिखेगा। त्रिवेणी टर्बाइन क्लियरली एक रिजल्ट प्ले नजर आता हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे आधे से 1% की मजबूती 314 के लेवल्स के आसपास ही इन दिनों ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं लेकिन एक लेवल या एक रेंज को कायम रख रहा है ये तेजस। में जो है स्टॉक का एक अच्छा खासा बेस है 300-305 के करीबन। तो जब तक ये बेस टूटता नहीं है कोई बड़ा पैनिक है नहीं। ऊपर में जो स्टॉक है 320 से लेके 325 तक जा सकता है, वहां पे 20 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। 325 का अगर स्तर ये पार करता है तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज स्टॉक ये कंसोलिडेट करेगा बिटवीन 305 टू 325। ओके तो चलिए ये राय इस वक्त बनती हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 314 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, मजबूती है और आगे भी मजबूती कायम रहने के पूरे आसार। बाजार में गिरावट जहां शुरू हुई है, मिड कैप भी शामिल हो चुके हैं। करीब 2800 अंकों की बिकवाली मिड कैप में आप देखेंगे शुरुआत से इस वक्त अगर देखें गिरावट हावी होती हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए, वहां पर भी जो मोमेंटम या फ्रॉथ शुरू हुई थी वो फ्रिजल आउट होती हुई क्लियरली नजर आ रही है।
कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? HDFC बैंक के साथ साथ TCS, कोटक बैंक, L&T और ITC जैसे काउंटर्स भी हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बिकवाली जो है ये बिल्कुल हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बिकवाली के बीच काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं और ये डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड फ्लोज की अगर बात करें, बाजार के चौपी अक्टूबर ट्रेंड के बीच भी म्यूचुअल फंड फ्लोज जो हैं वो इंटैक्ट रहे हैं, रेजिलियंट रहे हैं। 41,887 करोड़ के साथ म्यूचुअल फंड जो है लार्जेस्ट मंथली फ्लो रिकॉर्ड कर चुके हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा? अब जहां फ्लोज इतने पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ये जानना होगा ना कि क्या खरीदा और क्या बेचा और कहां पर कन्विक्शन है म्यूचुअल फंड्स का। ये डिटेल्स लेकर शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, अक्टूबर के महीने में जो है बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिली है इक्विटी फ्लोज की। सितंबर में लगभग 34,400 करोड़ का ये आंकड़ा था और अब देखा जाए तो उसके मुकाबले लगभग 42,000 करोड़ का जो है टोटल इन्फ्लोज देखने मिला है। अगर वही NFAs को हटा दे फिर भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज देखने मिली है, लगभग 38,000 करोड़ का ये मार्क है। बात करते हैं तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, IT शेयरों में जो है ज़्यादा निवेश देखने मिले हैं और यहाँ पे इन्फ्लोज ज़्यादा आए हैं। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस, डिस्क्रिशनरी, ऑटो शेयरों में जो है निवेश घटाया गया है और वो हमने देखा भी है कि इन स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी आई है। सितंबर में जो है ऑलमोस्ट 4.9% का कैश लेवल्स था और अब जो है अक्टूबर में 5.1% हो गए, यानी कि कैश लेवल्स बढ़ने लगे हैं क्योंकि आगे जाते हुए शायद इंस्टीट्यूशन ज़्यादा डिप्लॉय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है। लेकिन जो कंपनीज़ हैं जहाँ पे खरीदारी और बिकवाली हुई है, म्यूचुअल फंड की देखें तो PNB जो है आप यहाँ पे अच्छी बाइंग आई है। बिकवाली में देखें तो IOCL जो है फोकस में रहेगा। इसके अलावा जोमेटो और बजाज हाउसिंग की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे एक्शन देखने मिली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं खरीदारी जो है जोमेटो में बढ़ते जा रही है। इसके अलावा टाटा स्टील और वेदांता, इन दोनों केसेस में भी देखें तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखने मिल रही है। रिलायंस में जो है देखिए बाइंग आई है और वही बिकवाली चोना फाइनेंशियल में देखने मिली। और SBI की बात करें तो यहाँ पे भी जो है बाइंग आई है। हालांकि ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स में जो है पोजीशंस कट किए गए हैं। इसके अलावा भी जो है मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया में खरीदारी देखने मिली है। स्टीप करेक्शन आई थी, एक समय वोडाफोन आइडिया की ऑलमोस्ट 50% गिर गई थी, उसके बाद से थोड़ी बाइंग इंस्टीट्यूशंस की आई है। बिकवाली में IDFC भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक में भी जो है बाइंग देखने मिली है। स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई थी अर्निंग्स के बाद, बिकवाली में सेल आया है। और इसके अलावा अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, वही दूसरे साइड बंधन बैंक में सेलिंग आती है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी पैक में बात करें तो यहाँ पे बाइंग आई है और HBCL में सेल। और आखिर में बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग में जो है बाइंग आया है। और आपका जो है टेलीकॉम सेगमेंट से इंडस टावर, यहाँ पे सेल देखने मिला है और यहाँ पे अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आया है। तो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है म्यूचुअल फंड के बाई सेल का, आपके लार्ज कैप्स और मिड कैप्स का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए कि अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से शेयर्स पर अपनी नज़र डाली है, कहां पर खरीदारी हुई है और कहां पर बिकवाली। पर जैसा कि शरद बता रहे थे कि दिग्गज SBI में भी खरीदारी हुई है अक्टूबर महीने में। एक बार चंदन मैं आपसे इस पर चार्ट चेक भी लेना चाहूँगी क्योंकि हमने कुछ एक प्राइवेट बैंक्स की बात तो ज़रूर करी है कि अगर उनसे पुश मिलेगा तो और निफ्टी बैंक में मोमेंटम आए तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। पर साथ ही साथ SBI भी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा था चंदन, आज लगभग सपाट है, पर क्या ये एक सही मौका है एक फ्रेश एंट्री का? बिल्कुल सृष्टि जी, देखिए SBI में अच्छी खासी बाइंग पिछले 2 वीक में देखने को मिली थी। भले अभी पिछले 4-5 दिन से रेंज बाउंड है बट सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 830 के आसपास है और मेरा मानना है कि बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बनाना चाहिए। 830 के सपोर्ट से वापस कहने के SBI 865-875 के लक्ष्य को साधता हुआ नजर आना चाहिए। तो 70 के टारगेट्स फिर से एक बार SBI में उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ा मजबूत ज़रूर दिख रहा है चार्ट्स पे, धीरे धीरे करके मार्केट्स रिकवर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर साथ ही साथ लगभग जो शुरुआती बढ़त थी उसको पूरी तरीके से गंवाते हुए अभी भी सपाट ही ट्रेड कर रहे हैं। आज फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस ये काउंटर भी काफ़ी एक अच्छे मूवमेंट्स दिखा रहा है। हाल फिलहाल इसमें एक अच्छा स्टॉक अपटिक भी हमें देखने को मिला। आज फिर से 5% की तेज़ी है। तेजस इस पे एक बार आप चार्ट चेक देना चाहेंगे कि कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि काफ़ी एक अच्छे मूवमेंट में स्टॉक ज़रूर था, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
देखिए फर्स्ट सोल्यूशन का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में अभी स्टॉक बाय मोड में चल रहा है। जो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज को है स्टॉक कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब भी कोई करेक्शन आता है तो स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज से बाउंस करता है और एक नया हाई लगा देता है। तो रिसेंटली भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया था, और अभी आज के सत्र में भी देखा तो स्टॉक इज शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में डिप में खरीदारी करनी चाहिए, करीबन 370 के करीबन विद स्टॉप लॉस बिलो 350, और इसमें लक्ष्य रहेगा 390 और 400 का। ऑलराइट, 390 और 400 के टारगेट्स के लिए आप इस पे ध्यान ज़रूर रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त तो चला है जानने का आज की ऑप्शंस की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज हमें ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट से? या गुड मॉर्निंग साक्षी। तो देखिए जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन का टोन अभी भी बना हुआ है, बट आईटी एज पैक यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और आज जो एक मार्जिनल डिप मिला है टीसीएस में एक स्ट्रॉन्ग के बाद, मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आप 4350 4400 तक के लेवल तक टीसीएस को बढ़ते हुए नजर देखेंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ 4200 वाली कॉल जो कि करीब 50 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 34 के स्टॉप लॉस के साथ 84 तक के टारगेट्स के लिए। तो टीसीएस यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए कुछ दिनों से हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि आईटी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ समय पहले चंदन भी हाईलाइट कर रहे थे कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से हो सकता है कि एक अल्फा जनरेशन ज़रूर हो, तो इन काउंटर्स पे नज़र रखिए। अब टीसीएस की 4200 की कॉल खरीदने की सलाह है 50 रुपये पे, और उससे जुड़े जो टारगेट हैं साथ ही स्टॉप लॉस हैं वो आपकी स्क्रीन पे ज़रूर दे दिए गए हैं। तो इनका ध्यान आपको खास तौर से रखना है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है 50,000 रुपये का होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इस डिस्क्लोजर के साथ ही आप ट्रेड लें, और अगर लेंगे तो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान खास तौर से रखें। पर इस बीच एक बार मार्केट्स पे फिर से लौटेंगे, जहां पे इंडेक्स में तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, पर कुछ एक फार्मा काउंटर्स में एक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है। सन फार्मा में आज एक मोमेंटम ज़रूर आया है, पर डिवीज़ लैब फिर से एक बार रेडार पे इसलिए आया है क्योंकि कल भी हालांकि अच्छी अर्निंग्स पे रिएक्शन पॉजिटिव नहीं रहा, पर अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने में कायम है। चंदन, एक बार आपसे समझना चाहूँगी कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि हाल फिलहाल इसने 6000 के लेवल्स के भी ऊपर निकला था, सस्टेन नहीं किया था, पर क्या ये जा सकता है? क्योंकि शुरुआत के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत मोमेंटम ज़रूर बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल, डिविस लैब की बात करें तो देखिए कल के दिन एक अच्छा स्विंग इन बिटवीन देखने को मिला था, जब एक बार के लिए स्टॉक ने 6155 का हाई बनाया था, और पुराने हाई है वो कहीं ना कहीं 6275 के आसपास है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा है, और सेटअप पॉजिटिव है, और एवरेज डिक्लाइन है वो खरीदारी में तब्दील हो रही है। खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 5800 का सपोर्ट है, हल्का सा डिप आए तो खरीदें, ऊपर में लगभग 6200 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। आज जो इंडिया विक्स है ना, ये भी आपको आपके फेवर में नहीं है। एक्चुअली ये भी एक तरह का डल मार्केट का सूचक है। अगर इंडिया विक्स पे थोड़ा भी चेंजेस होता तो ये भी होता है बात कि आप बाइंग ऑन डिप करो या फिर सेल ऑन राइज करो। आज इंडिया विक्स भी आपके डल मार्केट कर देगा। कुल मिला के अभी तक आप देख रहे होंगे बाजार को खुले हुए करीब करीब पौना घंटा होने को आ गया है, आधा पौना घंटा तो हो ही चुका है। इस आधे पौने घंटे के अंदर लेवल्स के अंदर तोड़फोड़ या लेवल्स के अंदर अचीवमेंट कुछ नहीं है। जो गैप था वो गुम होना स्वाभाविक लग रहा था, क्योंकि फॉलोअप नहीं हो रहा है। मार्केट ने 10-15 मिनट तक 24,200 की रिस्पेक्ट की, लेकिन जब वो आप फॉलोअप नहीं दोगे तो वो तोड़ेगा ही ना, स्वाभाविक सी बात है। तो 24,200 को सरेंडर करना पड़ा। जब आप 52,000 के ऊपर रोक के बैठे थे तो फॉलोअप बाइंग नहीं आई। 10-15 मिनट तक 52,000 रुका रहा, लेकिन जब फॉलोअप बाइंग नहीं आई उसका सरेंडर होना बाकी था। तो बैंक निफ्टी भी 51,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंच गया। तो ये बहुत साफ़ है, और ये मैं बताऊँ बहुत ही डिसिप्लिन्ड मार्केट है। इस तरह के डिसिप्लिन्ड मार्केट के अंदर जो हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है। क्योंकि इससे ज़्यादा डिसिप्लिन कैसे हो सकता है कि आपको सारे लेवल्स चीख के बता रहे हैं कि मैं यहाँ से ठीक होऊंगा, यहाँ से ख़राब होऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ से फिर यहाँ तक जाऊँगा।
यूफोरिया में जज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यूफोरिया नहीं होता, क्लैरिटी होती है लेवल के हिसाब से, तब पैसा अच्छा बनता है। एनी हाउ, आज HDFC थोड़ा वीकनेस दे रहा है मार्केट के अंदर। ये शेयर कहाँ पे और आके वापस से रुकेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चंदन सर, एक बार जरा HDFC पे आपके रिकमेंडेशन 1780 और 1730, ये 50 रुपये की रेंज है। 3-4 बार ऐसा कर चुका है, 1780 पार नहीं करता और 1730 तोड़ता नहीं है, बेस बन जाता है। तो वेट करें 1730 की, आएगा फिर प्लस कर लेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से वही करना पड़ेगा, रेंज बाउंड है। खाली आज कंसर्न ये है कि आज ओपन हाई सेम बना के हर्डल नहीं सरपास कर पाया, बट यस स्टिल डिप का वेट करना चाहिए, लोअर बैंड पे लेना चाहिए, थोड़ा और डिप आने तो उसके बाद यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। ठीक है, डन। तो मार्केट के अंदर थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। कुछ एक व्यूअर्स हैं हमारे, बैक टू बैक काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कीर्ति मेहता का एक सवाल है कफोर्ज को लेकर। सर एक बार ज़रा तेजस आप चेक करेंगे कफोर्ज। मैं कुछ एक व्यूअर्स की क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि उनको ज़रा वेट ना करना पड़े कॉलर शो के लिए। कफोर्ज एक बार ज़रा चेक करेंगे तेजस। कोर्स लिमिटेड एक क्लियरली आउट परफॉर्मर स्टॉक है और स्टॉक ने एक बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले कुछ सप्ताह से लेके महीनों में, और अभी भी वो ऑल टाइम हाई के करीबन चल रहा है। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, 20 दिन की मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अभी थोड़ा स्टॉक काफी बढ़ गया है, तो अगर ये स्टॉक अगर आपको थोड़ा डिप में मिलता है 1 और 2% लोअर, करीबन 7900 से 7950 के बीच में, तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7700 का। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक का जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा और ऊपर में 8350 से लेके 8500 तक के भी लेवल आ सकते हैं। ठीक है चंदन सर, जरा स्पीड से बताते जाइएगा शेयर्स हैं, मैं काफ़ी सारे सवाल लेना चाहता हूं एक्चुअली में आपसे। पहला है टाइटन, इसको लेकर क्या करें, जरा टाइटन के बारे में बताएं। टाइटन अब बॉटम बना है, काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, 3850 से लेके ये 3100 तक गया है, बट कहीं ना कहीं अब 3100 का सपोर्ट बनेगा, तो हल्के से डिप में बाय करें। 3100 का सपोर्ट, 3350 का टारगेट। एशियन पेंट भी बता दो सर। देखिए एशियन पेंट तो वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन पेंट गिरने के बाद संभल नहीं पा रहा है, यानी कि कोई ना कोई बड़ा चेंजेस यहाँ पे हुआ है ईयरली, मंथली, वीकली। तो बिकवाली जारी रखे जब तक 2650 नहीं निकलता है, 2200 तक के डाउन साइड में ओपन हो रहा है। इरकॉन चेक करना सर, इरकॉन। बिल्कुल, इरकॉन की बात करें तो अगेन रिकवरी नहीं आ रही है, भले ही 4 वीक से रेंज बाउंड है, बट 220-222 मल्टीपल हर्डल है, थोड़ा और डीप आने दीजिए। 191, 193 मेजर सपोर्ट का काम करेगा इस डिक्लाइन को होल्ड करने में। ठीक है, ये PGEL यानी कि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट से जुड़ी हुई कंपनी है सर, एक बार जरा ये भी चेक करना, इस पे भी आपका व्यू चाहिए। PGEL मिलेगा, आप शेयर डालना मिल जाएगा आपको। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का PGEL अच्छा लग रहा है, सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे है। 655 के आसपास का सपोर्ट लगा सकते हो, 700 तक के लक्ष्य स्टॉक बनाएगा। ठीक है तेजस, अशोक लीलैंड जरा चेक करना, अशोक लीलैंड। अशोक लेलैंड की हम बात करें तो स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, तो मेरे हिसाब से कल हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में, और आज भी थोड़ा डिप आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में डिप में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 210 के करीबन है, तो यहाँ से एक हल्की सी डिप आती है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 210 और लक्ष्य रहेगा 235 का। ठीक है, DCB बैंक भी आपको चेक करना है, DCB बैंक। DCB बैंक देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा कंसोलिडेटिव है, स्टॉक अभी एक साइडवेज कंसोलिडेटिव मोड में चल रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, तो मेरे हिसाब से 117 118 के करीबन काफी अच्छा बेस है स्टॉक का। जब तक ये होल्ड करता है मुझे लग रहा है थोड़ा बायस पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 124 से लेके 125 तक। ठीक है चंदन सर, ये HCC चेक करना, HCC। बिल्कुल, HCC की बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस काउंटर में नीचे के लेवल से रिकवरी आ सकती है। ओवरऑल सपोर्ट की मैं बात करूं
तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 35-50 का सपोर्ट है, तो वीक वाली है, बट अब सेलिंग तो एक पोज ले रही है, हल्का सा ओवर डीप पाए मेरे हिसाब से 37 के आसपास लेना चाहिए, 35-50 के सपोर्ट से 40 के स्विंग के लिए। ठीक है, एक शेयर सर आपको और चेक करना है जरा, वो जरा CDSL चेक कर लो आप, CDSL। देखिए, मैं पूरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव रख रहा हूँ, चाहे एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी, ब्रोकरेज या फिर AMC। और कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटाइल मूव भले रहो, ये सारे काउंटर परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। CDSL की बात करें तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट रहेगी, 1540 का सपोर्ट है, मेरा मानना है कि 1620 से लेके 1680 तक के टारगेट CDSL टच करता हुआ नजर आएगा। भी चेक करना है सर आपको, ONGC। ONGC पे मैं फिलहाल रुकने की सलाह दूंगा, अवॉइड करें, लोअर टॉप लोअर बॉटम में, और आज 260 के नीचे टिकता है तो नया ब्रेकडाउन है, 260 के नीचे होल्ड करता है तो 250-245 तक के डाउन साइड भी बन सकते हैं, तो फिलहाल अवॉइड या फिर वेट करें। टाटा मोटर्स चेक करना सर, टाटा मोटर्स। देखिए, ऑटो काउंटर में टाटा मोटर्स एक लेगार्ड है, कोई भी रिलीफ ही नहीं बन रही है यहाँ पे, 12 वीक हो गए लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं, और ये लगभग 7वां वीक है जब वीक ऑन वीक बेसिस पर नेगेटिव है, तो वीक स्ट्रक्चर को ट्रेड करना काफी टफ होता है। 1142 से लेके काउंटर 800 तक फिसल चुका है, जब तक कोई यहाँ पे साइन नहीं मिले, इंडिकेशन नहीं मिले लोअर टॉप लोअर बॉटम का, टफ रहेगा। भले ओवरसोल्ड हो चुका है, बट 830-840 के ऊपर निकले तभी अटेम्प्ट करने की सलाह रहेगी, अदरवाइज अवॉइड करके किसी दूसरे ऑटो काउंटर को पिक करे, वहां पे स्ट्रेंथ बन सकती है। ठीक है हेमंत जी, मैं आपका सवाल तो ले लेता हूँ रिलायंस पावर वाला, लेकिन वैसे मैं इससे थोड़ा अवॉइड करने की आपको राय भी दूंगा। देखो, एक तो सर्किट वाला शेयर है, कंपनी का जो आइडिया वाइडिया भी नहीं है अभी आपको थोड़ा ज़्यादा, तो आपका जो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर भी। तेजस, एक बार जरा रिलायंस पावर चेक करना, इनके पास होल्डिंग है, मेरे को मालूम नहीं किस रेट पे है, बट एक बार चेक कर दो कितनी स्ट्रेंथ कितनी वीकनेस है और लेवल्स की स्टॉप लॉस टारगेट्स क्या बनेंगे। रिलायंस पावर स्क्रीन पे डालना, रिलायंस पावर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वीक हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से हमने स्टॉक में एक लोअर सर्किट देखी है, और कल के सत्र में हमने देखा स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, और 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे तो लगातार ट्रेड कर रहा है। अभी एक जो सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 37 के करीबन है, जो इसका पोजिशनल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक भारी गिरावट आ सकती है, और स्टॉक नीचे में 33 तक भी जा सकता है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो 37 का स्टॉप लॉस रखा है, 37 के नीचे मुझे लगता है एक भारी गिरावट आ सकती है स्टॉक। देखिए, मार्केट के अंदर एकदम से स्विंग आया और बाजार डेज हाई पे वापस लौट आए हैं, 60 पॉइंट की बढ़त है, 24,200 वापस आ गया। ये शैलो मार्केट की सबसे पहली पहचान है, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, टिक गया तो फिर नीचे से वापस बाइंग भी आ जाएगी। ये आज आपको मार्केट रेंज में रखेगा। 180 पॉइंट के साथ हम 52,000 वापस अचीव कर लिया है, इट्स अ गुड साइन। विक्स थोड़ा नीचे आया, लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एक सेगलिटी की लिस्टिंग है, सेगलिटी इंडिया की, और उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, लिस्टिंग गेन सिर्फ 4 से 5% का आपको मिल रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप वो भी देख लीजिएगा, करीब 4% का लिस्टिंग गेन है। BSE NSE दोनों पे ये लिस्ट हुआ है और आप इसकी लिस्टिंग का बेनिफिट्स अभी देख पा रहे हैं। खैर